अध्याय 281 सुराग ढूंढना। बुजुर्ग ने बीटा की ओर देखकर कहा, बीटा, तुम्हें हमारी मौजूदा स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। आजकल बहुत तनावपूर्ण माहौल है और इस व्यापारी का आना बहुत अजीब है। वे अभी अभी आए हैं, इसलिए जाहिर है कि वे सामान्य व्यवहार करेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक किसी से संपर्क न करना असंभव है। इसलिए इन कुछ दिनों में उनका दूसरों से संपर्क करना सामान्य बात है, लेकिन अगर वे अपने तंबू में अभी भी ईमानदारी से व्यवहार कर रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसा मैं कहूं वैसा करो। इसके अलावा अपने सारे व्यापारिक संसाधन उन पर मत लगाओ, दूसरे व्यापारियों से संबंध मत तोड़ो। हमें अनाज की ज्यादा जरूरत नहीं है। बड़े बुजुर्ग की बातों का अर्थ समझते हुए बीटा ने सिर हिलाकर कहा, जी बड़े बुजुर्ग, मैं अभी जाकर इसे संभाल लेता हूँ। बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाया और मुड़ गए। बुजुर्ग ने लहराते पर्दे को देखा और बुदबुदाया, राजकुमार, इस मामले में आपका चुनाव वाकई गलत है। क्या आपको सच में लगता है कि हरक्यूलियन बुल जनजाति आसानी से हार जाएगी? और यह कि फाइटिंग बुल जनजाति ने मनुष्यों को मदद के लिए बुलाया है? ओह! बुजुर्ग का मिजाज गंभीर होते ही तंबू में सन्नाटा छा गया। हाल ही में हरक्यूलियन बुल जनजाति की पराजय के कारण पश्चिम वंडर किंग ने फाइटिंग बुल जनजाति को प्रसन्न करने के उपाय सोचने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने उनकी जनजाति की 2 हरक्यूलियन बुल राजकुमारियों को पकड़ लिया, उनसे शादी की और उन्हें गुलाम बनाकर भेज दिया ताकि वे अपनी गरिमा पूरी तरह खो दें। पश्चिमी वंडर किंग की इस प्रथा से बुजुर्ग पूरी तरह असहमत हैं। हरक्यूलियन बुल जनजाति ने पश्चिमी वंडर किंग की बहुत मदद की थी। हरक्यूलियन बुल जनजाति के बिना आज पश्चिमी वंडर किंग का अस्तित्व ही नहीं होता। हालांकि हरक्यूलियन बुल जनजाति ने पश्चिमी वंडर किंग की मदद इसलिए की ताकि वे फाइटिंग बुल जनजाति को नियंत्रण में रख सके, लेकिन अंततः उन्होंने पश्चिमी वंडर किंग की ही सहायता की। पश्चिमी वंडर किंग की वर्तमान प्रथा किसी सभ्य प्राणी के व्यवहार के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह कुछ कृतघ्न मनुष्यों के समान है, ऐसे नीच मनुष्य जो वास्तव में घृणित हैं। दरअसल इस मामले में कबीले के कई लोग पश्चिम के राजा के विरोध में हैं, लेकिन पश्चिम के राजा की नजर में हरक्यूलियन बुल कबीले का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उनके 2 प्रमुख बुजुर्गों में से एक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा बुरी तरह घायल है। अब उनके पास क्या उम्मीद बची है? इसके अलावा उन्होंने अपना इलाका और सारी संपत्ति खो दी है। इस समय वे केवल मास्टिफ कबीले के अधीन ही रह सकते हैं। बदला लेने की बात तो दूर, वे बुलहेडेड कबीले के इलाके में भी वापस नहीं लौट सकते। इसलिए पश्चिम के राजा ने दोनों राजकुमारियों को गुलाम बना दिया। झाओ हाई को इनमें से किसी बात की जानकारी नहीं थी। शिविर में लौटते ही उसने तुरंत मरे हुओं से गाड़ी से अनाज उतरवा दिया और उन्हें गाड़ी चलाने का आदेश दिया। झाओ हाई ने उनसे भूतिया छड़ी भी उठवाई। ये सब काम पूरा करने के बाद झाओ हाई तंबू में लौट आया। लौरा उसके पीछे पीछे गई। तंबू के अंदर पहुंचकर लौरा ने तुरंत पूछा, बड़े भाई हाई, क्या आप सचमुच पश्चिम के वंडर किंग को अनाज बेचना चाहते हैं? झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यह मत भूलो, फिलहाल हम व्यापारी हैं, हम कोई भी खामी नहीं दिखा सकते, तो फिर हम क्यों न बेचें? ठीक है, कल से तंबू के अंदर मत रहो, आसपास घूमो और पता लगाओ कि क्या उनके पास कोई विशेष जादुई जानवर है। उनसे बात करो और देखो कि क्या हम उसे खरीद सकते हैं। लौरा ने सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ाकर बोली, तो क्या हमें दूसरी और तीसरी राजकुमारियों के बारे में खबर नहीं पूछनी चाहिए? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी हमें इसके बारे में पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। हम व्यापारी हैं, जब तक लाभ मिल रहा है हमें इन मामलों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए विशेष पौधों और जादुई जीवों पर विशेष ध्यान दें, ये भी हमारी यात्रा का अभिन्न अंग है। लौरा मुस्कुराई, चिंता मत करो, लेकिन वे अभी भी हम पर नजर रख रहे हैं। क्या हमारे लिए इधर उधर घूमना उचित है? झाओ हाई हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यह अनुचित क्यों होगा? हम इंसान व्यापारी हैं, ये बात मत भूलिए। और ऐसे इंसान व्यापारी जो जानवरों से संपर्क करने को तैयार नहीं है। ये तो वाकई असामान्य है। लौरा भी समझ गई, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने तंबू के बाहर देखा और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता कि दूसरी और तीसरी राजकुमारियां इस समय कैसी हैं, उनकी हालत इन दिनों अच्छी नहीं होगी। मैं बस यही आशा करती हूँ कि पश्चिम के अद्भुत राजा एक दयालु व्यक्ति हो, वरना उनके दिन और भी कठिन हो जाएंगे। देर हो जाने के कारण झाओ हाई अपने स्पेस में लौट आया। उसे सामान ले जा रहे मरे हुओं पर भी ध्यान देना था। मरे हुओं के तौरन जनजाति के इलाके से निकलते ही उन्हें भोजन से भर देना था ताकि वे तुरंत वापस आ सके। उसके काफिले में फिलहाल 100 बड़ी गाड़ियां हैं, जिनमें से प्रत्येक 5000 जिन अनाज ले जा सकती है। ये 100 गाड़ियां मिलकर लगभग 5 लाख जिन अनाज ढो सकती हैं। इसके अलावा झाओ हाई के पास 1000 या उससे अधिक गाड़ियां और भी हैं, जिनमें से प्रत्येक 2000 जिन अनाज ढो सकती है। इस तरह कुल अनाज की मात्रा 20 लाख जिन से अधिक हो जाती है। इस हिसाब से उनकी आपूर्ति लगभग 30 लाख जिन के करीब होगी, जो एक बड़ी संख्या है। लेकिन पश्चिम वंडर किंग के शिविर से यदि आप बेल सिर वाले राक्षसों के क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे सीधा रास्ता लौह किले की ओर जाना था। यदि आप सीधे वहां जाते हैं तो बेल सिर वाले राक्षसों के क्षेत्र से बाहर निकलने में लगभग 6 दिन लग जाते। लेकिन झाओ हाई इस यात्रा समय को घटाकर 3 दिन कर सकता है, इसलिए आने जाने में लगभग 6 दिन लगते हैं और प्रत्येक यात्रा में लगभग 30 लाख जिन ले जाए जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की 30 लाख जिन की यात्रा से 1 महीने में वे 15 लाख जिन का माल परिवहन कर सकते थे। हालांकि यह 30 लाख के स्तर तक नहीं पहुंचता, लेकिन झाओ हाई के लिए यह आय पहले से ही काफी है। इसके अलावा वह वास्तव में 30 लाख जिन का अनाज पश्चिमी वंडर किंग को बेचना नहीं चाहता, 15 लाख ही उसके लिए काफी है। रात में झाओ हाई आराम करने के लिए उस स्थान में दाखिल हुए, लेकिन उस स्थान में प्रवेश करने के बाद वे तुरंत सो नहीं गए, बल्कि उन्होंने काय एयर को दिन के दौरान प्राप्त रिकॉर्डिंग बाहर लाने के लिए कहा। रिकॉर्ड की गई घटनाएं केवल उस तंबू के आसपास की नहीं है जिसमें वे रह रहे थे, क्योंकि बीटा ने झाओ हाई को तंबू तक पहुंचाया था। कैमरा ने उसके 2 किलोमीटर के दायरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड किया। झाओ हाई के लिए यह वीडियो फंक्शन बहुत सामान्य लगता है, लेकिन लौरा के लिए यह वाकई आश्चर्यजनक है। उन्होंने झाओ हाई के दिन भर के सारे घटनाक्रम देख लिए। हालांकि लौरा जानती थी कि ये सब दिन भर की घटनाएं हैं, फिर भी वह बहुत उत्साहित और तनावग्रस्त महसूस कर रही थी।
उसकी सूरत देखकर झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उसने कुछ नहीं कहा। इससे झाओ हाई को वो पहला मौका याद आ गया जब उसने टीवी देखा था और कुछ कुछ वैसा ही जैसा उसे कंप्यूटर चलाना शुरू करने का पहला अनुभव याद आया। झाओ हाई रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों के हाव भाव को ध्यान से देख रहा था। इस रास्ते में कुछ भी खास नहीं था। आखिरकार वह शिविर से ज्यादा दूर नहीं गया था, बस उसके आसपास ही था। झाओ हाई ने बीटा को विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी को पुकारते हुए सुना। ऐसा प्रतीत होता है कि वह वरिष्ठ अधिकारी पश्चिम वंडरकिंड के शिविर में विदेश मामलों का प्रबंधन करता है। बुजुर्ग द्वारा आगंतुकों के लिए यहाँ तंबू लगाना कोई अजीब बात नहीं है। बाहर से आने वाले आगंतुकों को स्वाभाविक रूप से शिविर के केंद्र में तुरंत आमंत्रित नहीं किया जाएगा। झाओ हाई के काफिले की तरह उन्हें शिविर के बाहरी हिस्से में रखा जाएगा। इसलिए बुजुर्ग ने भी आगंतुकों से आसानी से संपर्क स्थापित करने के लिए शिविर के बाहरी हिस्से में अपना तंबू लगाया। एक अन्य कारण यह भी है कि संभावित जासूसों को शिविर के अंदर आने का कोई मौका न मिले। झाओ हाई ने बड़े बुजुर्ग का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया क्योंकि उसने पाया कि वह बुजुर्ग बहुत ही असाधारण थे। उनका पशु मानव शरीर ज्ञान को व्यक्त करता प्रतीत होता था। इस भावना ने झाओ हाई को बहुत सतर्क बना दिया। झाओ हाई तंबू पर नजर रखे हुए था। अभी अभी वह और बीटा बाहर आए हैं। इस समय तंबू अभी भी रिकॉर्डिंग रेंज के आसपास ही है। झाओ हाई ने तुरंत काय एर से कहा, काय एर, क्या तुम कैमरे का व्यू तंबू के अंदर की तरफ कर सकती हो? काय एर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। जैसे ही उसने ये कहा, वीडियो अचानक पलट गया। बीटा और बुजुर्ग स्क्रीन पर दिखाई दिए। उन दोनों के बीच हुई बातचीत झाओ हाई के कानों तक पहुंच गई। बड़े की बातें सुनकर झाओ हाई का चेहरा अचानक बदल गया। उसने लौरा की ओर मुड़कर कहा, लगता है कि यह पश्चिमी वंडरकिंग फाइटिंग बुल जनजाति के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। लौरा, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें दूसरी और तीसरी राजकुमारी से जुड़ी हर जानकारी पर ध्यान देना होगा। अगर पश्चिमी वंडरकिंग फाइटिंग बुल जनजाति पर भरोसा करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से दूसरी और तीसरी राजकुमारी के प्रति नरमी नहीं बरतेगा। याद रखना, सिर्फ सुनना, सीधे पूछताछ मत करना। लौरा अब मॉनिटर के जादू से अभ्यस्त हो चुकी थी। जब उसने झाओ हाई का आदेश सुना तो वह तुरंत समझ गई। फिर उसने सीधे चेहरे से जवाब दिया, मुझे नहीं लगा था कि वेस्ट वंडरकिंग अप्रत्याशित रूप से इस तरह का व्यक्ति होगा। झाओ हाई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह उस तरह का व्यक्ति नहीं होता तो वह फाइटिंग बुल जनजाति के सरदार के साथ विश्वासघात नहीं करता। ये स्थिति सामान्य है। मैंने पहले ही इस परिदृश्य के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह वास्तव में अपने नैतिक मूल्यों की अवहेलना करेगा। लौरा आह भरते हुए कहती है, नतीजतन बिग ब्रदर वेल्स को काफी नुकसान हुआ है। यह उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। झाओ हाई ने ठंडे भाव से जवाब दिया, हम जल्द ही अपना बदला लेंगे। अभी हमें फाइटिंग बुल जनजाति की स्थिति के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बटालियन में बहुत से लोग हैं जो बुलहेडेड जाति के मामलों पर चर्चा करते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए और दूसरी और तीसरी राजकुमारियों के मामलों को सुनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वे जीवित हैं या मर चुकी हैं। अगर वे जीवित हैं तो उनकी वर्तमान स्थिति देखें। अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो हम उन्हें बचाने का रास्ता निकालेंगे और फिर ब्रदर वेल्स को ढूंढेंगे। वैसे भी हमारे पास अभी भी 1 महीने का समय है। लौरा सिर हिलाती है, यही एकमात्र रास्ता लगता है। हमारी स्थिति में वेस्ट वंडरकिंग पर भरोसा करना अब संभव नहीं है। चलो इसे ब्रदर वेल्स पर छोड़ देते हैं कि वह कोई और समाधान निकाले, है ना हाईगे? क्या आप ब्रदर वेल्स को वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें उन्हें बता देना चाहिए, नहीं तो भाई वेल्स अभी भी यही उम्मीद करते रहेंगे कि यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हमें जब भी संभव हो भाई वेल्स को सूचित करने का मौका ढूंढना चाहिए। अध्याय 282 हम शुरुआत कर सकते हैं। एक खामोश रात के बाद झाओ हाई ने अगली सुबह ही अपना काम शुरू कर दिया। वे ज्यादा खुलकर सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आसपास के जानवरों के साथ साधारण लेन देन किया। जब उन्हें कोई अच्छा उत्पाद मिलता तो वे उसे मनचाही कीमत पर बेच देते। झाओ हाई के पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए ठीक 1 महीना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे पूरा करने के लिए इतना अधीर नहीं होगा। उसे अभी जो करने की जरूरत है वह है पशु मानवों के मन में व्याप्त संदेह को दूर करना। संदेह को कैसे दूर किया जाए? इन पशु मानवों के लिए उनसे बात करना या उनके काम में मदद करना नहीं, बल्कि उन्हें रियायती मूल्य पर भोजन बेचना है। तो झाओ हाई ने ऐसा ही किया, लेकिन चूंकि उन्हें गुप्त रूप से काम करना होता है, इसलिए हर बार जब वे कोई लेन देन करते हैं तो वे ये दिखाने की कोशिश नहीं करते कि वे उन पशु पुरुषों का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक व्यापारी के लिए अनुचित है। बुल कबीले के जो लोग झाओ हाई पर नजर रख रहे थे, उन्होंने पाया कि उसकी हरकतें बिल्कुल सामान्य थीं। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, झाओ हाई पर नजर रखने वाले लोग उससे व्यापार करने वालों से उनकी बातचीत के बारे में पूछते थे। लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि झाओ हाई केवल व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित करता था और ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। 4 दिन बाद उन लोगों का धैर्य झाओ हाई की निगरानी करते करते टूट गया। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी इस बात से सहमत हो गए कि बीटा को झाओ हाई पर अपनी निगरानी कम कर देनी चाहिए। झाओ हाई अपने शिविर में लौट आया और स्क्रीन के जरिए उसने देखा कि उसके तंबू के आसपास जमा लोगों की संख्या कम हो गई है, जिससे झाओ हाई को बहुत राहत मिली। हालांकि जानकारी जुटाने में वह अधीर नहीं हुआ। उसने अपनी दैनिक गतिविधियां जारी रखी, लेकिन उसकी गतिविधि का दायरा बढ़ गया था और वह धीरे धीरे शिविर के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। वेस्ट वंडरकिंग के शिविर में पहुंचने के 5वें दिन वेल्स का ब्लड हॉक लालची बाज वहां पहुंचा। झाओ हाई ने सावधानीपूर्वक वर्तमान स्थिति लिखी और फिर वह नोट ब्लड हॉक को सौंप दिया ताकि वह वेल्स को संदेश पहुंचा दे। उसने वेल्स को पश्चिम वंडरकिंग पर भरोसा न करने की चेतावनी दी और उसे डर है कि पश्चिम वंडरकिंग फाइटिंग बुल जनजाति के साथ गठबंधन कर लेगा। झाओ हाई के यहाँ रुके रहने का कारण फाइटिंग बुल समुदाय की स्थिति पर नजर रखना है। वह दूसरी और तीसरी राजकुमारियों की स्थिति के बारे में भी जानना चाहता है। अगर वे किसी बुरी स्थिति में हैं तो वह उन्हें बचाने और वेल्स से मिलाने के उपाय खोजेगा।
पत्र भेजने के बाद झाओ हाई को लगा मानो उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, साथ ही साथ वह माल की प्रगति पर भी नजर रख रहा था। कल काफिला पहुंचने वाला था और उसके साथ लगभग 30 लाख जिन अनाज भी था, जो किसी भी लिहाज से छोटी मात्रा नहीं थी। झाओ हाई ने स्थिति देखी और तुरंत बीटा को सूचित करने चला गया। इन दिनों झाओ हाई का सबसे ज्यादा संपर्क बीटा से ही होता है। हालांकि वह जानता था कि बीटा को बड़े ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, फिर भी झाओ हाई ने बीटा से अक्सर बातचीत करने की पहल की है। इससे बीटा की सतर्कता कम हो जाएगी। साथ ही अगर वह हमेशा बीटा से बचता और छिपता रहता तो कुछ ही दिनों में बीटा की निगरानी कम होना नामुमकिन था। बीटा शिविर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह अन्य बैलों की तरह चरवाही करने नहीं जाता। वह प्रतिदिन शिविर के चारों ओर गश्त करता है और झाओ हाई उसे आसानी से ढूंढ सकता है। पिछले कुछ दिनों में झाओ हाई के कार्यों के कारण बीटा और झाओ हाई की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए जब बीटा ने झाओ हाई को देखा तो वो तुरंत मुस्कुराया और अभिवादन करते हुए बोला, भाई झाओ हाई, आप किस काम में व्यस्त हैं? झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया, भाई मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे एक मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। बीटा कुछ पल हैरानी से देखता रहा, फिर बोला, भाई झाओ हाई, आप पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति बहुत विनम्र रहे हैं, कृपया मुझे वह मामला बताएं जिसमें आपको मदद की जरूरत है। जब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, भाई बीटा, हमारा काफिला कल शिविर में पहुंच जाएगा। इस बार वे बहुत सारा अनाज लाए हैं। मुझे सामान उतारने के लिए जगह ढूंढनी है, आपको मेरे लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। बीटा अचंभित रह गया और फिर उसने जवाब दिया, इतनी जल्दी वापस आ गए? भाई हाय, आपके आदमी तो बहुत जल्दी काम करते हैं। इस बार आप कितना अनाज लाए हैं? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, लगभग 3 मिलियन जिन। बीटा ने हैरानी भरे चेहरे से झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, भाई हाय, क्या आपने 30 लाख जिन कहा था? 3 लाख जिन नहीं। झाओ हाई हंसते हुए बोला, भाई मैं भला उसके मामले पर तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ? 30 लाख जिन कोई गलत रकम नहीं है, इसलिए मुझे बहुत बड़ी जगह चाहिए। बीटा ने देखा कि झाओ हाई गंभीर है, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, भाई झाओ हाई, आप अपने तंबू में वापस जाइए और प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत बड़े को सूचना देता हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको जवाब दे दूंगा। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए बीटा को प्रणाम किया और मुड़कर चलने लगे। बीटा ने झाओ हाई की पीठ देखी, फिर तुरंत अपना रुख मोड़ा और विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी की ओर चल पड़ा। बुजुर्ग के तंबू के बाहर बीटा ने बिना किसी चेतावनी के सीधे तंबू में प्रवेश कर लिया। सौभाग्य से तंबू के अंदर कोई और नहीं था, केवल बुजुर्ग ही कुछ किताबों के साथ इधर उधर देख रहे थे। बीटा के अंदर आते ही बुजुर्ग नाराज हो गए और बोले, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? वयस्क हो गए हो, फिर भी उतावले और अधीर हो। बीटा ने बड़े को प्रणाम किए बिना ही कहा, बड़े साहब, झाओ हाई मुझसे मिलने आया था, उसने एक क्षेत्र तैयार करने में मदद मांगी है। कल अनाज की उसकी पहली खेप आ रही है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 30 लाख जिन होंगे। बुजुर्ग ने हैरानी से देखा, उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, इतनी जल्दी? क्या सच में उसके पास 30 लाख जिन है? बीटा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। झाओ ने कहा कि उसे पूरा यकीन है। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया, 30 लाख जिन का अनाज आधी कीमत पर, इससे हमारे कई काम आसान हो जाएंगे। जाओ, उसकी जगह ढूंढने में मदद करो, ध्यान रखना कि अच्छी जगह मिले। कल जब अनाज पहुंचे तो उसे उतारने में मदद करना और देखना कि अनाज कितना अच्छा है। बीटा ने सहमति में एक आवाज निकाली और फिर मुड़ गया। बीटा के चले जाने पर बड़े ने अपनी आंखें खोली और मन ही मन कहा, इतनी जल्दी जहाज कैसे चला गया? क्या मैदान में उसका कोई ट्रांजिट स्टेशन है? मानव व्यापारियों द्वारा पशु मानव प्रेरी में पारगमन स्टेशन बनाना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ बड़ी व्यापारी कंपनियां पशु मानव बस्तियों में स्टेशन बनाती हैं। आमतौर पर ये पड़ाव स्टेशन मध्यम या बड़े पशु मानव कबीलों के सहयोग से बनाए जाते हैं। मानव व्यापारी पशु मानव कबीलों के क्षेत्रों में अपना स्टेशन स्थापित करते हैं और उन्हें कमीशन देते हैं, ताकि वे जब चाहे प्रेरी में आसानी से और सुविधाजनक रूप से परिवहन कर सकें। बुजुर्ग को इस बात की परवाह नहीं थी कि झाओ हाई में ट्रांजिट स्टेशन है या नहीं, वे झाओ हाई के अनाज के बारे में सोच रहे थे। सच कहें तो झाओ हाई का अनाज बहुत सस्ता था, यहाँ तक कि वे व्यापारी भी जो उन्हें अक्सर अनाज की आपूर्ति करते थे, झाओ हाई के अनाज की कीमत देने की हिम्मत नहीं करते थे। ये व्यापारी अपना अनाज 1000 जिन प्रति अर्गली के भाव से बेचते थे, लेकिन झाओ हाई के अनाज की कीमत इन अन्य व्यापारियों की तुलना में 1.5 गुना कम थी। वेस्ट वंडर किंग्स के लिए 50% सस्ता अनाज क्या दर्शाता है? इसका मतलब है अधिक भोजन। यह उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। शुरू में जब झाओ हाई उससे मिलने आया तब भी उसे झाओ हाई की किसी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने झाओ हाई और अन्य व्यापारियों को अनाज पहुंचाने का काम सौंपा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई का अनाज इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। अगली सुबह एक विशाल काफिला धीरे धीरे पश्चिम वंडरकिंग के शिविर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बीटा शिविर के किनारे खड़ा होकर एक के बाद एक काफिलों को देखता रहा। काफिले में 1000 से अधिक गाड़ियां थीं। काफिले के आगे 100 गाड़ियां थीं जिनका उपयोग आमतौर पर पशु मानव करते थे। उनके पीछे मानव व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गाड़ियां थीं। झाओ हाई बाहर जमीन पर खड़ा है। इस बार टीम में कुछ मरे हुए लोग भी हैं, लेकिन झाओ हाई को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय बीटा अनाज के काफिले को देख रहा है। गाड़ियों की इस लंबी कतार को देखकर झाओ हाई का दिल बहुत उत्साहित है। ये काफिला उसका है, भला वह रोमांचित क्यों न हो। काफिले के पहुंचने के बाद झाओ हाई और बीटा ने काफिले को एक खाली मैदान में ले गए। ये वह जगह थी जिसे झाओ हाई के अनाज को भंडारित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। अब जबकि मैदानी इलाका सर्दियों की ओर बढ़ रहा है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए भले ही वे अनाज को इस तरह के खुले क्षेत्र में भंडारित करें, उन्हें इसके गीले होने की चिंता नहीं करनी थी। बीटा गाड़ियों पर रखे अनाज के बोरों पर बारीकी से नजर रख रहा है। बोरियां साधारण दिखती हैं, उनमें कुछ खास नहीं। बीटा ध्यान से देख रहा है। वह सोच रहा है कि इस बार झाओ हाई ने किस गुणवत्ता का अनाज भेजा है।
खुले मैदान में पहुंचते ही झाओ हाई ने मरे हुओं को अनाज उतारने का आदेश देना चाहा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि दूसरे जानवर भी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। झाओ हाई उन्हें रोकने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था, इसलिए उसे केवल सहमति देनी पड़ी। जब बीटा ने अनाज की बोरी उठाई तो वह एक पल के लिए रुक गया क्योंकि बोरी बहुत भारी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे उठा नहीं सकता था, बस ये बोरी अन्य व्यापारियों की अनाज की बोरियों की तुलना में अधिक भारी थी। ये देखकर बीटा एकदम स्थिर खड़ा रह गया, उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने पहले भी ऐसी स्थिति देखी थी, कुछ अनाज व्यापारी बोरियों को भारी बनाने के लिए उनमें रेत भर देते थे। बीटा को यह धोखाधड़ी का तरीका सबसे ज्यादा नापसंद था। उसने अनाज की कुछ और बोरियां उठाई। बोरियां इतनी भारी थीं कि बीटा का चेहरा बिगड़ गया। बोरियां उठाने के बाद उसने लापरवाही का नाटक किया और गलती से एक बोरी अपने कंधों से गिरा दी। अनाज कपड़े की बोरियों में रखा था, लेकिन लंबे समय तक परिवहन के बाद ये कपड़े की बोरियां अपनी मजबूती बरकरार नहीं रख सकती थीं। बीटा के लंबे शरीर से गिरते ही बोरी तुरंत फट गई। बीटा ने फटे हुए खाने के थैले को देखा। वह झाओ हाई को कुछ शब्दों में चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनाज पर पड़ी, वह दंग रह गया। थैले में रखा अनाज उच्चतम श्रेणी का था, एक एक दाना चमक रहा था। अगर ऐसे अनाज को उच्च श्रेणी का नहीं कहा जा सकता, तो जो अनाज वे खा रहे थे वह घटिया अनाज ही होगा जो अभी पका भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थैले में रेत का एक कण भी नहीं था, ये बहुत शुद्ध था। बीटा अनाज की बोरी को घूर रहा था और फाइटिंग बुल के अन्य लोग भी आसपास जमा हो गए, फटी हुई बोरी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी बीटा जैसी ही हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। एक बोरी को गिराकर तोड़ने का यह तरीका, जो देखने में मानव व्यापारियों के साथ झगड़ा करने जैसा लगता है, इन लड़ाकू बैलों के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। जब तक खाने पीने की चीजों में कोई समस्या होती है, वे इस मौके का फायदा उठाकर कम कीमत पर खरीद लेते हैं। बीटा ने जो किया उसे देखकर सब लोग हंगामा करने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए अनाज देखे तो सब चुप हो गए। झाओ हाई ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। उनके भावों को देखकर वह समझ गया कि अब वह अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। अध्याय 282 हम शुरुआत कर सकते हैं। एक खामोश रात के बाद झाओ हाई ने अगली सुबह ही अपना काम शुरू कर दिया। वे ज्यादा खुलकर सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आसपास के जानवरों के साथ साधारण लेन देन किया। जब उन्हें कोई अच्छा उत्पाद मिलता तो वे उसे मनचाही कीमत पर बेच देते। झाओ हाई के पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए ठीक 1 महीना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे पूरा करने के लिए इतना अधीर नहीं होगा। उसे अभी जो करने की जरूरत है वह है पशु मानवों के मन में व्याप्त संदेह को दूर करना। संदेह को कैसे दूर किया जाए? इन पशु मानवों के लिए उनसे बात करना या उनके काम में मदद करना नहीं, बल्कि उन्हें रियायती मूल्य पर भोजन बेचना है। तो झाओ हाई ने ऐसा ही किया, लेकिन चूंकि उन्हें गुप्त रूप से काम करना होता है, इसलिए हर बार जब वे कोई लेन देन करते हैं तो वे ये दिखाने की कोशिश नहीं करते कि वे उन पशु पुरुषों का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक व्यापारी के लिए अनुचित है। बुल कबीले के जो लोग झाओ हाई पर नजर रख रहे थे, उन्होंने पाया कि उसकी हरकतें बिल्कुल सामान्य थीं। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, झाओ हाई पर नजर रखने वाले लोग उससे व्यापार करने वालों से उनकी बातचीत के बारे में पूछते थे। लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि झाओ हाई केवल व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित करता था और ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। 4 दिन बाद उन लोगों का धैर्य झाओ हाई की निगरानी करते करते टूट गया। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी इस बात से सहमत हो गए कि बीटा को झाओ हाई पर अपनी निगरानी कम कर देनी चाहिए। झाओ हाई अपने शिविर में लौट आया और स्क्रीन के जरिए उसने देखा कि उसके तंबू के आसपास जमा लोगों की संख्या कम हो गई है, जिससे झाओ हाई को बहुत राहत मिली। हालांकि जानकारी जुटाने में वह अधीर नहीं हुआ। उसने अपनी दैनिक गतिविधियां जारी रखी, लेकिन उसकी गतिविधि का दायरा बढ़ गया था और वह धीरे धीरे शिविर के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। वेस्ट वंडर किंग के शिविर में पहुंचने के 5वें दिन वेल्स का ब्लड हॉक लालचीबाज वहां पहुंचा। झाओ हाई ने सावधानीपूर्वक वर्तमान स्थिति लिखी और फिर वह नोट ब्लड हॉक को सौंप दिया ताकि वह वेल्स को संदेश पहुंचा दे। उसने वेल्स को पश्चिम वंडर किंग पर भरोसा न करने की चेतावनी दी और उसे डर है कि पश्चिम वंडर किंग फाइटिंग बुल जनजाति के साथ गठबंधन कर लेगा। झाओ हाई के यहाँ रुके रहने का कारण फाइटिंग बुल समुदाय की स्थिति पर नजर रखना है। वह दूसरी और तीसरी राजकुमारियों की स्थिति के बारे में भी जानना चाहता है। अगर वे किसी बुरी स्थिति में हैं तो वह उन्हें बचाने और वेल्स से मिलाने के उपाय खोजेगा। पत्र भेजने के बाद झाओ हाई को लगा मानो उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, साथ ही साथ वह माल की प्रगति पर भी नजर रख रहा था। कल काफिला पहुंचने वाला था और उसके साथ लगभग 30 लाख जिन अनाज भी था, जो किसी भी लिहाज से छोटी मात्रा नहीं थी। झाओ हाई ने स्थिति देखी और तुरंत बीटा को सूचित करने चला गया। इन दिनों झाओ हाई का सबसे ज्यादा संपर्क बीटा से ही होता है। हालांकि वह जानता था कि बीटा को बड़े ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, फिर भी झाओ हाई ने बीटा से अक्सर बातचीत करने की पहल की है। इससे बीटा की सतर्कता कम हो जाएगी। साथ ही अगर वह हमेशा बीटा से बचता और छिपता रहता तो कुछ ही दिनों में बीटा की निगरानी कम होना नामुमकिन था। बीटा शिविर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह अन्य बैलों की तरह चरवाही करने नहीं जाता। वह प्रतिदिन शिविर के चारों ओर गश्त करता है और झाओ हाई उसे आसानी से ढूंढ सकता है। पिछले कुछ दिनों में झाओ हाई के कार्यों के कारण बीटा और झाओ हाई की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए जब बीटा ने झाओ हाई को देखा तो वो तुरंत मुस्कुराया और अभिवादन करते हुए बोला, भाई झाओ हाई, आप किस काम में व्यस्त हैं? झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया, भाई मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे एक मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। बीटा कुछ पल हैरानी से देखता रहा, फिर बोला, भाई झाओ हाई, आप पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति बहुत विनम्र रहे हैं। कृपया मुझे वह मामला बताएं जिसमें आपको मदद की जरूरत है। जब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैं आपकी मदद करूंगा। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, भाई बीटा, हमारा काफिला कल शिविर में पहुंच जाएगा। इस बार वे बहुत सारा अनाज लाए हैं। मुझे सामान उतारने के लिए जगह ढूंढनी है। आपको मेरे लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी।
बीटा अचंभित रह गया और फिर उसने जवाब दिया, इतनी जल्दी वापस आ गए? भाई हाय, आपके आदमी तो बहुत जल्दी काम करते हैं। इस बार आप कितना अनाज लाए हैं? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, लगभग 3 मिलियन जिन। बीटा ने हैरानी भरे चेहरे से झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, भाई हाय, क्या आपने 30 लाख जिन कहा था? 3 लाख जिन नहीं। झाओ हाई हंसते हुए बोला, भाई मैं भला उसके मामले पर तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ? 30 लाख जिन कोई गलत रकम नहीं है, इसलिए मुझे बहुत बड़ी जगह चाहिए। बीटा ने देखा कि झाओ हाई गंभीर है, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, भाई झाओ हाई, आप अपने तंबू में वापस जाइए और प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत बड़े को सूचना देता हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको जवाब दे दूंगा। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए बीटा को प्रणाम किया और मुड़कर चलने लगे। बीटा ने झाओ हाई की पीठ देखी, फिर तुरंत अपना रुख मोड़ा और विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी की ओर चल पड़ा। बुजुर्ग के तंबू के बाहर बीटा ने बिना किसी चेतावनी के सीधे तंबू में प्रवेश कर लिया। सौभाग्य से तंबू के अंदर कोई और नहीं था, केवल बुजुर्ग ही कुछ किताबों के साथ इधर उधर देख रहे थे। बीटा के अंदर आते ही बुजुर्ग नाराज हो गए और बोले, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? वयस्क हो गए हो, फिर भी उतावले और अधीर हो। बीटा ने बड़े को प्रणाम किए बिना ही कहा, बड़े साहब, झाओ हाई मुझसे मिलने आया था, उसने एक क्षेत्र तैयार करने में मदद मांगी है। कल अनाज की उसकी पहली खेप आ रही है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 30 लाख जिन होंगे। बुजुर्ग ने हैरानी से देखा, उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, इतनी जल्दी? क्या सच में उसके पास 30 लाख जिन है? बीटा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। झाओ ने कहा कि उसे पूरा यकीन है। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया, 30 लाख जिन का अनाज आधी कीमत पर, इससे हमारे कई काम आसान हो जाएंगे। जाओ, उसकी जगह ढूंढने में मदद करो, ध्यान रखना कि अच्छी जगह मिले। कल जब अनाज पहुंचे तो उसे उतारने में मदद करना और देखना कि अनाज कितना अच्छा है। बीटा ने सहमति में एक आवाज निकाली और फिर मुड़ गया। बीटा के चले जाने पर बड़े ने अपनी आंखें खोली और मन ही मन कहा, इतनी जल्दी जहाज कैसे चला गया? क्या मैदान में उसका कोई ट्रांजिट स्टेशन है? मानव व्यापारियों द्वारा पशु मानव प्रेरी में पारगमन स्टेशन बनाना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ बड़ी व्यापारी कंपनियां पशु मानव बस्तियों में स्टेशन बनाती हैं। आमतौर पर ये पड़ाव स्टेशन मध्यम या बड़े पशु मानव कबीलों के सहयोग से बनाए जाते हैं। मानव व्यापारी पशु मानव कबीलों के क्षेत्रों में अपना स्टेशन स्थापित करते हैं और उन्हें कमीशन देते हैं, ताकि वे जब चाहे प्रेरी में आसानी से और सुविधाजनक रूप से परिवहन कर सकें। बुजुर्ग को इस बात की परवाह नहीं थी कि झाओ हाई में ट्रांजिट स्टेशन है या नहीं, वे झाओ हाई के अनाज के बारे में सोच रहे थे। सच कहें तो झाओ हाई का अनाज बहुत सस्ता था, यहाँ तक कि वे व्यापारी भी जो उन्हें अक्सर अनाज की आपूर्ति करते थे, झाओ हाई के अनाज की कीमत देने की हिम्मत नहीं करते थे। ये व्यापारी अपना अनाज 1000 जिन प्रति अर्गली के भाव से बेचते थे, लेकिन झाओ हाई के अनाज की कीमतें अन्य व्यापारियों की तुलना में 1.5 गुना कम थी। वेस्ट वंडर किंग्स के लिए 50% सस्ता अनाज क्या दर्शाता है? इसका मतलब है अधिक भोजन। यह उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। शुरू में जब झाओ हाई उससे मिलने आया, तब भी उसे झाओ हाई की किसी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने झाओ हाई और अन्य व्यापारियों को अनाज पहुंचाने का काम सौंपा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई का अनाज इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। अगली सुबह एक विशाल काफिला धीरे धीरे पश्चिम वंडर किंग के शिविर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बीटा शिविर के किनारे खड़ा होकर एक के बाद एक काफिलों को देखता रहा। काफिले में 1000 से अधिक गाड़ियां थीं। काफिले के आगे 100 गाड़ियां थीं, जिनका उपयोग आमतौर पर पशु मानव करते थे। उनके पीछे मानव व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गाड़ियां थीं। झाओ हाई बाहर जमीन पर खड़ा है। इस बार टीम में कुछ मरे हुए लोग भी हैं, लेकिन झाओ हाई को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय बीटा अनाज के काफिले को देख रहा है। गाड़ियों की इस लंबी कतार को देखकर झाओ हाई का दिल बहुत उत्साहित है। ये काफिला उसका है, भला वह रोमांचित क्यों न हो। काफिले के पहुंचने के बाद झाओ हाई और बीटा ने काफिले को एक खाली मैदान में ले गए। ये वह जगह थी जिसे झाओ हाई के अनाज को भंडारित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। अब जबकि मैदानी इलाका सर्दियों की ओर बढ़ रहा है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए भले ही वे अनाज को इस तरह के खुले क्षेत्र में भंडारित करें, उन्हें इसके गीले होने की चिंता नहीं करनी थी। बीटा गाड़ियों पर रखे अनाज के बोरों पर बारीकी से नजर रख रहा है। बोरियां साधारण दिखती हैं, उनमें कुछ खास नहीं। बीटा ध्यान से देख रहा है। वह सोच रहा है कि इस बार झाओ हाई ने किस गुणवत्ता का अनाज भेजा है। खुले मैदान में पहुंचते ही झाओ हाई ने मरे हुओं को अनाज उतारने का आदेश देना चाहा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि दूसरे जानवर भी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। झाओ हाई उन्हें रोकने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था, इसलिए उसे केवल सहमति देनी पड़ी। जब बीटा ने अनाज की बोरी उठाई तो वह एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि बोरी बहुत भारी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे उठा नहीं सकता था, बस ये बोरी अन्य व्यापारियों की अनाज की बोरियों की तुलना में अधिक भारी थी। ये देखकर बीटा एकदम स्थिर खड़ा रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने पहले भी ऐसी स्थिति देखी थी। कुछ अनाज व्यापारी बोरियों को भारी बनाने के लिए उनमें रेत भर देते थे। बीटा को यह धोखाधड़ी का तरीका सबसे ज्यादा नापसंद था। उसने अनाज की कुछ और बोरियां उठाई। बोरियां इतनी भारी थीं कि बीटा का चेहरा बिगड़ गया। बोरियां उठाने के बाद उसने लापरवाही का नाटक किया और गलती से एक बोरी अपने कंधों से गिरा दी। अनाज कपड़े की बोरियों में रखा था, लेकिन लंबे समय तक परिवहन के बाद ये कपड़े की बोरियां अपनी मजबूती बरकरार नहीं रख सकती थीं। बीटा के लंबे शरीर से गिरते ही बोरी तुरंत फट गई। बीटा ने फटे हुए खाने के थैले को देखा। वह झाओ हाई को कुछ शब्दों में चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनाज पर पड़ी, वह दंग रह गया। थैले में रखा अनाज उच्चतम श्रेणी का था। एक एक दाना चमक रहा था। अगर ऐसे अनाज को उच्च श्रेणी का नहीं कहा जा सकता, तो जो अनाज वे खा रहे थे वह घटिया अनाज ही होगा, जो अभी पका भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थैले में रेत का एक कण भी नहीं था। ये बहुत शुद्ध था। बीटा अनाज की बोरी को घूर रहा था और फाइटिंग बुल के अन्य लोग भी आसपास जमा हो गए, फटी हुई बोरी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी बीटा जैसी ही हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी।
एक बोरी को गिराकर तोड़ने का ये तरीका, जो देखने में मानव व्यापारियों के साथ झगड़ा करने जैसा लगता है, इन लड़ाकू बैलों के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। जब तक खाने पीने की चीजों में कोई समस्या होती है, वे इस मौके का फायदा उठाकर कम कीमत पर खरीद लेते हैं। बीटा ने जो किया उसे देखकर सब लोग हंगामा करने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए अनाज देखे तो सब चुप हो गए। झाओ हाई ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। उनके भावों को देखकर वह समझ गया कि अब वह अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। अध्याय 282 हम शुरुआत कर सकते हैं। एक खामोश रात के बाद झाओ हाई ने अगली सुबह ही अपना काम शुरू कर दिया। वे ज्यादा खुलकर सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आसपास के जानवरों के साथ साधारण लेन देन किया। जब उन्हें कोई अच्छा उत्पाद मिलता तो वे उसे मनचाही कीमत पर बेच देते। झाओ हाई के पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए ठीक 1 महीना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे पूरा करने के लिए इतना अधीर नहीं होगा। उसे अभी जो करने की जरूरत है वह है पशु मानवों के मन में व्याप्त संदेह को दूर करना। संदेह को कैसे दूर किया जाए? इन पशु मानवों के लिए उनसे बात करना या उनके काम में मदद करना नहीं, बल्कि उन्हें रियायती मूल्य पर भोजन बेचना है। तो झाओ हाई ने ऐसा ही किया, लेकिन चूंकि उन्हें गुप्त रूप से काम करना होता है, इसलिए हर बार जब वे कोई लेन देन करते हैं तो वे ये दिखाने की कोशिश नहीं करते कि वे उन पशु पुरुषों का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक व्यापारी के लिए अनुचित है। बुल कबीले के जो लोग झाओ हाई पर नजर रख रहे थे, उन्होंने पाया कि उसकी हरकतें बिल्कुल सामान्य थीं। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, झाओ हाई पर नजर रखने वाले लोग उससे व्यापार करने वालों से उनकी बातचीत के बारे में पूछते थे। लेकिन उन्हें निराशा हुई, क्योंकि झाओ हाई केवल व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित करता था और ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। 4 दिन बाद उन लोगों का धैर्य झाओ हाई की निगरानी करते करते टूट गया। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी इस बात से सहमत हो गए कि बीटा को झाओ हाई पर अपनी निगरानी कम कर देनी चाहिए। झाओ हाई अपने शिविर में लौट आया और स्क्रीन के जरिए उसने देखा कि उसके तंबू के आसपास जमा लोगों की संख्या कम हो गई है, जिससे झाओ हाई को बहुत राहत मिली। हालांकि जानकारी जुटाने में वह अधीर नहीं हुआ। उसने अपनी दैनिक गतिविधियां जारी रखी, लेकिन उसकी गतिविधि का दायरा बढ़ गया था और वह धीरे धीरे शिविर के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। वेस्ट वंडरकिन के शिविर में पहुंचने के 5वें दिन वेल्स का ब्लड हॉक लालची बाज वहां पहुंचा। झाओ हाई ने सावधानीपूर्वक वर्तमान स्थिति लिखी और फिर वह नोट ब्लड हॉक को सौंप दिया ताकि वह वेल्स को संदेश पहुंचा दे। उसने वेल्स को पश्चिम वंडरकिन पर भरोसा न करने की चेतावनी दी और उसे डर है कि पश्चिम वंडरकिन फाइटिंग बुल जनजाति के साथ गठबंधन कर लेगा। झाओ हाई के यहाँ रुके रहने का कारण फाइटिंग बुल समुदाय की स्थिति पर नजर रखना है। वह दूसरी और तीसरी राजकुमारियों की स्थिति के बारे में भी जानना चाहता है। अगर वे किसी बुरी स्थिति में हैं तो वह उन्हें बचाने और वेल्स से मिलाने के उपाय खोजेगा। पत्र भेजने के बाद झाओ हाई को लगा मानो उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। साथ ही साथ वह माल की प्रगति पर भी नजर रख रहा था। कल काफिला पहुंचने वाला था और उसके साथ लगभग 30 लाख जिन अनाज भी था, जो किसी भी लिहाज से छोटी मात्रा नहीं थी। झाओ हाई ने स्थिति देखी और तुरंत बीटा को सूचित करने चला गया। इन दिनों झाओ हाई का सबसे ज्यादा संपर्क बीटा से ही होता है। हालांकि वह जानता था कि बीटा को बड़े ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, फिर भी झाओ हाई ने बीटा से अक्सर बातचीत करने की पहल की है। इससे बीटा की सतर्कता कम हो जाएगी। साथ ही अगर वह हमेशा बीटा से बचता और छिपता रहता तो कुछ ही दिनों में बीटा की निगरानी कम होना नामुमकिन था। बीटा शिविर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह अन्य बैलों की तरह चरवाही करने नहीं जाता। वह प्रतिदिन शिविर के चारों ओर गश्त करता है और झाओ हाई उसे आसानी से ढूंढ सकता है। पिछले कुछ दिनों में झाओ हाई के कार्यों के कारण बीटा और झाओ हाई की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए जब बीटा ने झाओ हाई को देखा तो वो तुरंत मुस्कुराया और अभिवादन करते हुए बोला, भाई झाओ हाई, आप किस काम में व्यस्त हैं? झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया, भाई मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे एक मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। बीटा कुछ पल हैरानी से देखता रहा, फिर बोला, भाई झाओ हाई, आप पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति बहुत विनम्र रहे हैं। कृपया मुझे वह मामला बताएं जिसमें आपको मदद की जरूरत है। जब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैं आपकी मदद करूंगा। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, भाई बीटा, हमारा काफिला कल शिविर में पहुंच जाएगा। इस बार वे बहुत सारा अनाज लाए हैं। मुझे सामान उतारने के लिए जगह ढूंढनी है। आपको मेरे लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। बीटा अचंभित रह गया और फिर उसने जवाब दिया, इतनी जल्दी वापस आ गए? भाई हाई, आपके आदमी तो बहुत जल्दी काम करते हैं। इस बार आप कितना अनाज लाए हैं? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, लगभग 3 मिलियन जिन। बीटा ने हैरानी भरे चेहरे से झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, भाई हाई, क्या आपने 30 लाख जिन कहा था? 3 लाख जिन नहीं। झाओ हाई हंसते हुए बोला, भाई मैं भला उसके मामले पर तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ? 30 लाख जिन कोई गलत रकम नहीं है, इसलिए मुझे बहुत बड़ी जगह चाहिए। बीटा ने देखा कि झाओ हाई गंभीर है, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, भाई झाओ हाई, आप अपने तंबू में वापस जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। मैं तुरंत बड़े को सूचना देता हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको जवाब दे दूंगा। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए बीटा को प्रणाम किया और मुड़कर चलने लगे। बीटा ने झाओ हाई की पीठ देखी, फिर तुरंत अपना रुख मोड़ा और विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी की ओर चल पड़ा। बुजुर्ग के तंबू के बाहर बीटा ने बिना किसी चेतावनी के सीधे तंबू में प्रवेश कर लिया। सौभाग्य से तंबू के अंदर कोई और नहीं था, केवल बुजुर्ग ही कुछ किताबों के साथ इधर उधर देख रहे थे। बीटा के अंदर आते ही बुजुर्ग नाराज हो गए और बोले, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? वयस्क हो गए हो, फिर भी उतावले और अधीर हो। बीटा ने बड़े को प्रणाम किए बिना ही कहा, बड़े साहब, झाओ हाई मुझसे मिलने आया था। उसने एक क्षेत्र तैयार करने में मदद मांगी है। कल अनाज की उसकी पहली खेप आ रही है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 30 लाख जिन होंगे। बुजुर्ग ने हैरानी से देखा, उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, इतनी जल्दी? क्या सच में उसके पास 30 लाख जिन है? बीटा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। झाओ ने कहा कि उसे पूरा यकीन है।
बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया, 30 लाख जिनका अनाज आधी कीमत पर, इससे हमारे कई काम आसान हो जाएंगे। जाओ, उसकी जगह ढूंढने में मदद करो, ध्यान रखना कि अच्छी जगह मिले। कल जब अनाज पहुंचे तो उसे उतारने में मदद करना और देखना कि अनाज कितना अच्छा है। बीटा ने सहमति में एक आवाज निकाली और फिर मुड़ गया। बीटा के चले जाने पर बड़े ने अपनी आंखें खोली और मन ही मन कहा, इतनी जल्दी जहाज कैसे चला गया? क्या मैदान में उसका कोई ट्रांजिट स्टेशन है? मानव व्यापारियों द्वारा पशु मानव प्रेरी में पारगमन स्टेशन बनाना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ बड़ी व्यापारी कंपनियां पशु मानव बस्तियों में स्टेशन बनाती हैं। आमतौर पर ये पड़ाव स्टेशन मध्यम या बड़े पशु मानव कबीलों के सहयोग से बनाए जाते हैं। मानव व्यापारी पशु मानव कबीलों के क्षेत्रों में अपना स्टेशन स्थापित करते हैं और उन्हें कमीशन देते हैं ताकि वे जब चाहे प्रेरी में आसानी से और सुविधाजनक रूप से परिवहन कर सकें। बुजुर्ग को इस बात की परवाह नहीं थी कि झाओ हाई में ट्रांजिट स्टेशन है या नहीं, वे झाओ हाई के अनाज के बारे में सोच रहे थे। सच कहें तो झाओ हाई का अनाज बहुत सस्ता था, यहाँ तक कि वे व्यापारी भी जो उन्हें अक्सर अनाज की आपूर्ति करते थे, झाओ हाई के अनाज की कीमत देने की हिम्मत नहीं करते थे। ये व्यापारी अपना अनाज 1000 जिन प्रति अर्गली के भाव से बेचते थे, लेकिन झाओ हाई के अनाज की कीमत इन अन्य व्यापारियों की तुलना में 1.5 गुना कम थी। वेस्ट वंडर किंग्स के लिए 50% सस्ता अनाज क्या दर्शाता है? इसका मतलब है अधिक भोजन। यह उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। शुरू में जब झाओ हाई उससे मिलने आया तब भी उसे झाओ हाई की किसी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने झाओ हाई और अन्य व्यापारियों को अनाज पहुंचाने का काम सौंपा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई का अनाज इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। अगली सुबह एक विशाल काफिला धीरे धीरे पश्चिम वंडरकिंग के शिविर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बीटा शिविर के किनारे खड़ा होकर एक के बाद एक काफिलों को देखता रहा। काफिले में 1000 से अधिक गाड़ियां थीं। काफिले के आगे 100 गाड़ियां थीं जिनका उपयोग आमतौर पर पशु मानव करते थे। उनके पीछे मानव व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गाड़ियां थीं। झाओ हाई बाहर जमीन पर खड़ा है। इस बार टीम में कुछ मरे हुए लोग भी हैं, लेकिन झाओ हाई को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय बीटा अनाज के काफिले को देख रहा है। गाड़ियों की इस लंबी कतार को देखकर झाओ हाई का दिल बहुत उत्साहित है। ये काफिला उसका है, भला वह रोमांचित क्यों न हो। काफिले के पहुंचने के बाद झाओ हाई और बीटा ने काफिले को एक खाली मैदान में ले गए। ये वह जगह थी जिसे झाओ हाई के अनाज को भंडारित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। अब जबकि मैदानी इलाका सर्दियों की ओर बढ़ रहा है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए भले ही वे अनाज को इस तरह के खुले क्षेत्र में भंडारित करें, उन्हें इसके गीले होने की चिंता नहीं करनी थी। बीटा गाड़ियों पर रखे अनाज के बोरों पर बारीकी से नजर रख रहा है। बोरियां साधारण दिखती हैं, उनमें कुछ खास नहीं। बीटा ध्यान से देख रहा है। वह सोच रहा है कि इस बार झाओ हाई ने किस गुणवत्ता का अनाज भेजा है। खुले मैदान में पहुंचते ही झाओ हाई ने मरे हुओं को अनाज उतारने का आदेश देना चाहा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि दूसरे जानवर भी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। झाओ हाई उन्हें रोकने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था, इसलिए उसे केवल सहमति देनी पड़ी। जब बीटा ने अनाज की बोरी उठाई तो वह एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि बोरी बहुत भारी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे उठा नहीं सकता था, बस ये बोरी अन्य व्यापारियों की अनाज की बोरियों की तुलना में अधिक भारी थी। ये देखकर बीटा एकदम स्थिर खड़ा रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने पहले भी ऐसी स्थिति देखी थी। कुछ अनाज व्यापारी बोरियों को भारी बनाने के लिए उनमें रेत भर देते थे। बीटा को यह धोखाधड़ी का तरीका सबसे ज्यादा नापसंद था। उसने अनाज की कुछ और बोरियां उठाई। बोरियां इतनी भारी थी कि बीटा का चेहरा बिगड़ गया। बोरियां उठाने के बाद उसने लापरवाही का नाटक किया और गलती से एक बोरी अपने कंधों से गिरा दी। अनाज कपड़े की बोरियों में रखा था, लेकिन लंबे समय तक परिवहन के बाद ये कपड़े की बोरियां अपनी मजबूती बरकरार नहीं रख सकती थीं। बीटा के लंबे शरीर से गिरते ही बोरी तुरंत फट गई। बीटा ने फटे हुए खाने के थैले को देखा। वह झाओ हाई को कुछ शब्दों में चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनाज पर पड़ी, वह दंग रह गया। थैले में रखा अनाज उच्चतम श्रेणी का था। एक एक दाना चमक रहा था। अगर ऐसे अनाज को उच्च श्रेणी का नहीं कहा जा सकता, तो जो अनाज वे खा रहे थे वह घटिया अनाज ही होगा, जो अभी पका भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थैले में रेत का एक कण भी नहीं था। ये बहुत शुद्ध था। बीटा अनाज की बोरी को घूर रहा था और फाइटिंग बुल के अन्य लोग भी आसपास जमा हो गए। फटी हुई बोरी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी बीटा जैसी ही हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। एक बोरी को गिराकर तोड़ने का यह तरीका, जो देखने में मानव व्यापारियों के साथ झगड़ा करने जैसा लगता है, इन लड़ाकू बैलों के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। जब तक खाने पीने की चीजों में कोई समस्या होती है, वे इस मौके का फायदा उठाकर कम कीमत पर खरीद लेते हैं। बीटा ने जो किया उसे देखकर सब लोग हंगामा करने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए अनाज देखे तो सब चुप हो गए। झाओ हाई ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। उनके भावों को देखकर वह समझ गया कि अब वह अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। अध्याय 283 विशेष अनुरोध। वूश। तभी तंबू का पर्दा जोर से खुला और बाहर से एक आकृति अंदर आ गई। बड़े बुजुर्ग ने भौहें चढ़ा ली। उन्हें पूरा यकीन था कि यह बीटा ही है। बीटा के सिवा कोई और इस तरह उनके तंबू में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उन्होंने हाथ में पकड़ी कलम नीचे रख दी और बीटा की ओर देखा। बीटा के हाथों में अनाज की बोरी देखकर बुजुर्ग एक पल के लिए रुक गए। बीटा ने उन्हें उत्सुकता से देखा। बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ बीटा, कुछ हुआ क्या है? बीटा ने गहरी सांस ली, फिर उसने अनाज की बोरी नीचे रख दी। उत्साह से भरे चेहरे के साथ उसने बड़े व्यक्ति की ओर देखा और धीरे से अनाज की बोरी खोली। बोरी के अंदर का अनाज जमीन पर गिर गया। बुजुर्ग व्यक्ति बीटा की हरकतों को देखता रहा, फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े अनाज पर पड़ी। ये अनाज उसके जीवन में देखे गए सबसे बेहतरीन अनाज थे। वह शांत नहीं बैठ सका, खड़ा हुआ, बांस के अनाज की ओर बढ़ा, कुछ अनाज हाथों में उठाया और हल्के से चबाने लगा। वाह, बढ़िया चावल, बुजुर्ग ने बीटा की ओर देखकर कहा। क्या ये झाओ हाई का अनाज है? बीटा ने सिर हिलाया। फिर बड़े ने पूछा, क्या सारे बैग एक जैसे हैं? बीटा ने फिर सिर हिलाया।
बड़े ने तुरंत बीटा से कहा, जाओ झाओ हाई को बुलाओ। बीटा ने कुछ नहीं कहा, वह तुरंत जल्दी से बाहर चला गया। बुजुर्ग धीरे से बैठ गए, लेकिन उनकी निगाहें जमीन पर पड़े बांस के चावलों से हटी नहीं। इतने बढ़िया चावल उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। अगर झाओ हाई ये चावल आधी कीमत पर दे तो भी बुजुर्ग सौदा करने को तैयार होंगे। कुछ ही देर में तंबू के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी, जिसके बाद बीटा और झाओ हाई अंदर आए। इस बार बड़े ने बहुत विनम्रता दिखाई। वे उठे और झाओ हाई को प्रणाम करते हुए बोले, श्री झाओ, आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। झाओ हाई ने बड़ा बनने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने भी बड़े को प्रणाम किया और उनके दाहिनी ओर जाकर बैठ गए। मनुष्य इसी तरह सम्मान दिखाते हैं। झाओ हाई का बड़े के दाहिनी ओर बैठना विनम्रता का प्रतीक है। इससे बड़े को बहुत अच्छा लगा। झाओ हाई के बैठने के बाद बड़े ने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, श्री झाओ, हमारे लिए इतना उत्तम अनाज लाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया, बड़े साहब बहुत विनम्र हैं, उनकी कृपा पाने के लिए झाओ हाई को सम्मानित महसूस करना पड़ रहा है। बुजुर्ग को झाओ हाई की विनम्रता की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने झाओ हाई की ओर देखकर पूछा, महाराज के पास इतना बढ़िया अनाज है, फिर भी आप इसे हमें इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हैं? मैं श्री झाओ से इस बारे में अपने संदेह दूर करने का अनुरोध करता हूँ। झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, असल में इसके केवल दो कारण हैं। पहला, क्योंकि ये अनाज मेरे क्षेत्र की उपज है, इसलिए इनकी कीमत बहुत कम है। दूसरा, क्योंकि मैं अभी अभी मैदान में आया हूँ और मैदान में खुले बाजार को देखते हुए कीमतें स्वाभाविक रूप से कम होंगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि बाद में मेरी कीमत बढ़ जाएगी। बड़े साहब निश्चिंत रहें, मेरे खाने की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। बुजुर्ग ने झाओ हाई की ओर देखा और सिर हिलाया। झाओ हाई का जवाब उचित था। बुजुर्ग झाओ हाई की ओर बढ़ते हुए बोले, श्री झाओ, इस वर्ष कितना अनाज दे सकते हैं? झाओ हाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सिर्फ 15 मिलियन पाउंड। मेरी परिवहन क्षमता फिलहाल बहुत सीमित है और मैं सिर्फ इस महीने ही व्यापार कर सकता हूँ। इसके बाद सर्दी आ जाएगी, उस समय शायद मैं अपने क्षेत्र में वापस लौट जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं पहुंचा सकता। बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। आखिर मनुष्यों को अपने घरों में लौटना ही था। उनके लिए जानवरों जैसी जाति के साथ सर्दियों का मौसम गुजारना असंभव था। वे उस तरह के जीवन के आदी नहीं थे, लेकिन आगे की गणना करने पर 15 मिलियन जिन अनाज बहुत कम नहीं था। झाओ हाई ने बड़े बुजुर्ग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग, मुझे नहीं पता कि क्या मुझे अगले साल पश्चिम के वंडर किंग से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ताकि हम सहयोग की संभावना पर चर्चा कर सकें। बुजुर्ग व्यक्ति एक पल के लिए रुका, फिर उसने उत्तर दिया, मेरे पास इसके लिए अधिकार नहीं है। मैं आपकी पूछताछ राजकुमार को बता दूंगा, कल मैं आपको जवाब दूंगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया। उसने बड़े बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, एक और बात है जो मैं बड़े बुजुर्ग से करना चाहता हूँ। मेरे आदमियों ने अनाज पहुंचा दिया है, उन्हें तुरंत जाना होगा। क्या आप देख सकते हैं कि मुझे इस अनाज के लिए भुगतान मिल जाए, ताकि मुझे खुद इसे लाने की परेशानी ना हो? बुजुर्ग थोड़ी देर रुके, फिर सिर हिलाकर बोले, कोई बात नहीं, लेकिन इन चीजों को तैयार करना होगा, आपको एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। साहब, आपको क्या भुगतान चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि ये सभी अर्गली हो? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, असल में मैं इस बारे में बड़े से बात करने जा रहा था। हमारे परिवार में कुछ बड़े हैं, वे औषधि विशेषज्ञ होने के साथ साथ रसायन शास्त्री भी हैं। आपको पता ही होगा, उन्हें विशेष सामग्रियां इकट्ठा करना पसंद है। इसलिए अगर संभव हो तो मुझे कुछ विशेष जादुई जानवर और जादुई पौधे चाहिए। अगर आप अपने कबीले का कोई अनोखा जादुई जानवर दे सके तो और भी अच्छा होगा। बेशक हम अर्गाली और ऊनी उत्पाद भी भुगतान के रूप में स्वीकार करेंगे। मैं बड़े से इन मामलों को देखने का अनुरोध करता हूँ। बुजुर्ग को नहीं लगा था कि झाओ हाई की कोई खास विनती होगी। उन्होंने झाओ हाई की ओर देखकर कहा, महाराज का मतलब है कि अगर हम अनाज को अपने कबीले के कुछ लड़ाकू बैलों से बदलें तो आप ऊंची कीमत लगाएंगे। जादुई जानवरों के बारे में क्या? नोट, लड़ाकू बैल कबीले के लोग नहीं, बल्कि उनके चचेरे लड़ाकू बैल जानवर। झाओ हाई ने जल्दी से जवाब दिया, आप निश्चिंत रहें बड़े साहब, मैं जादुई जानवरों के लिए भी उतनी ही ऊंची कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन इन जानवरों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती। आखिरकार मुझे डर है कि मैं उन्हें ठीक से पाल पोस नहीं पाऊंगा। बुजुर्ग ने झाओ हाई के अनुरोध पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपको 10 लड़ाकू बैल और 10 जंगली नस्ल की गाय दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि महोदय प्रत्येक गाय के बदले 10,000 जिन अनाज ले लेंगे। फिर हम बाकी के लिए अर्गाली और ऊनी कंबल का इस्तेमाल करेंगे। आपका क्या विचार है? झाओ हाई ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, कोई समस्या नहीं है। 10 लड़ाकू बैल और 10 जंगली गायों से 2 लाख जिन अनाज मिलता है, यानी 2,800,000 जिन अनाज। अगर 2,800,000 जिन का अर्गली से व्यापार किया जाए तो 1,400 जानवर मिलेंगे। तो मुझे 1,000 जानवर चाहिए और बाकी के बदले 600 कंबल। अगर आपके कबीले में कोई जादुई पौधे हैं तो ये संख्या कम हो सकती है। आपका क्या ख्याल है? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। कल श्रीमान झाओ आपकी मांगी हुई चीजें ला सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास श्रीमान के लिए और जादुई जीव जंतु और पौधे इकट्ठा करने का समय नहीं है। समय बहुत कम है और सर्दियों में पौधे मुरझा जाएंगे, इसलिए हम अगले साल तक ही इंतजार कर सकते हैं। झाओ हाई हल्की मुस्कान के साथ बोले, कोई बात नहीं बड़े साहब, इन दिनों कुछ लोगों को अनाज इकट्ठा करने भेज सकते हैं। कुछ दिनों में अनाज की मेरी दूसरी खेप आ जाएगी, तब हम लेन देन कर सकते हैं। मुरझाए हुए पौधे भी ठीक हैं, बस शर्त यह है कि वे 1 महीने से ज्यादा समय से मुरझाए न हो। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, हम पूरी कोशिश करेंगे। महोदय वापस जा सकते हैं। अगर पश्चिम के अद्भुत राजा कल महोदय से मिलने के लिए सहमत होते हैं तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। झाओ हाई ने आभार व्यक्त किया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। झाओ हाई को बाहर जाते देख बीटा ने बड़े से कहा, बड़े साहब, आपने उसे हमारे लड़ाकू बैल देने पर सहमति क्यों जताई? अगर वह उनका अध्ययन करने लगे तो हम क्या करेंगे?
बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, निश्चिंत रहो, मनुष्य इतने वर्षों से हमारे आत्मा प्राणियों पर शोध करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। और क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम उन्हें कुछ आत्मा प्राणियां नहीं देंगे तो वे उन्हें कहीं और से प्राप्त नहीं कर पाएंगे? अगर वे सचमुच लालची हैं तो क्यों न वे हमारे आत्मा प्राणियों का व्यापार करके अपने लिए अधिक भोजन जुटा ले। बीटा ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग ने बीटा की ओर मुड़कर कहा, तुम कबीले के कुछ लोगों को साथ लेकर कुछ अजीब पौधों की खोज में जाओ। अगर किसी को कोई जादुई जानवर दिखे तो उसे जिंदा पकड़ कर लाना। बीटा ने बात मान ली और जाने के लिए मुड़ गया। झाओ हाई ने बड़े व्यक्ति से हुई बातचीत का आकलन करते हुए अपने तंबू में प्रवेश किया। सौभाग्य से उसकी ओर से कोई त्रुटि नहीं थी, उसने एक सामान्य व्यापारी की तरह व्यवहार किया। उसने जानबूझकर बड़े से उनके जादुई जानवरों के बारे में पूछा क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह ज्यादा छुपकर नहीं रह सकता। इंसानी व्यापारी आमतौर पर जानवरों के साथ बहुत ही शान से पेश आते हैं, इसलिए उसे भी समय समय पर ऐसा ही करना चाहिए। इसके विपरीत अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो दूसरे लोग उस पर शक करने लगेंगे। आखिर जासूस तो छुपकर ही काम करते हैं, जितना हो सके परेशानी से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर आप शान से पेश आएंगे तो कोई आप पर शक नहीं करेगा। झाओ हाई भी कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह आसानी से दबने वाला भी नहीं था। इसलिए उसने कबीले के मुखिया से साथ ही आत्मा पशु और कुछ विशेष जादुई पौधे मांगे, जिसे एक बड़ी विनती माना जा सकता है। साथ ही उसने मुखिया को यह भी बताया कि उसे ये चीजें कहीं और नहीं मिल सकती। झाओ हाई को यह अच्छी तरह से पता है कि पश्चिम के वंडर किंग को वेल्स से सबसे ज्यादा डर नहीं है। उनके विचार में हरक्यूलियन बुल जनजाति पहले ही नष्ट हो चुकी है। वेल्स एक पतनशील जनजाति का राजकुमार है, वे गाय के सिर वाले राक्षस के क्षेत्र में लौटने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। पश्चिम के वंडर किंग को फाइटिंग बुल सरदार की दुर्भावना का डर है। और झाओ हाई ने लड़ाकू सांडों और जंगली गायों की मांग करके बुजुर्ग को संकेत दिया कि उसका लड़ाकू सांड जनजाति के सरदार से कोई संबंध नहीं है। असल में वेस्ट वंडर किंग की जनजाति फाइटिंग बुल जनजाति की एक शाखा है, इसलिए वे भी मुख्य जनजाति की तरह ही बैलों का इस्तेमाल करते हैं। उनके जानवर फाइटिंग बुल छोटे काले बालों से भरे शरीर वाले बेहद हिंसक बैल जैसे दिखते हैं। बैल की ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। वे जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उनमें जबरदस्त ताकत होती है और वे गाय के सिर वाले बैलों के समूह में शीर्ष 10 में शुमार होते हैं। इसके अलावा उनके पास एक विशेष क्षमता भी है, क्रोध। क्रोध को एक अत्यंत विचित्र क्षमता माना जा सकता है, क्योंकि उनके क्रोध के कारण उनकी शक्ति और रक्षात्मक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है। विरोधी प्राणी चाहे किसी भी स्तर का हो, वे फिर भी उस पर हमला करने का साहस रखते हैं। यही बात उन्हें अन्य जादुई प्राणियों से अलग बनाती है। जादुई जीवों की श्रेणियां बहुत सख्त होती हैं, जैसे कि लड़ाकू बैल, जिन्हें छठी श्रेणी का जादुई जीव माना जा सकता है। साधारण छठी श्रेणी के जीव जब 8वीं श्रेणी के जीवों से मिलते हैं तो वे स्थिर हो जाते हैं, जिससे 8वीं श्रेणी के जीव उन्हें आसानी से मार डालते हैं। लेकिन लड़ाकू बैल अलग होते हैं, वे डरते नहीं हैं, चाहे वह 8वीं श्रेणी का जीव हो या 9वीं श्रेणी का। जब तक वे क्रोधित अवस्था में होते हैं, वे पहला कदम उठाने और हमला करने का साहस करते हैं। जंगली रक्त गाय एक प्रकार की काली जादुई शक्ति वाली जीव है। इनका स्थान केवल 5वां है, यानी केवल 5 स्तर। ये साधारण रक्त जादू कर सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये जीव लड़ाकू बैल कबीले के लिए सबसे उपयुक्त है। जंगली रक्त नाम वास्तव में गाय के स्वभाव के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रक्त जादू होते हैं, एक त्वरित पुनर्प्राप्ति और दूसरा उदासी। ये दोनों जादू सहायक प्रकार के जादू हैं। त्वरित पुनर्प्राप्ति का प्रयोग किसी के घाव को कई गुना तेजी से भरने के लिए किया जा सकता है, कुछ मामलों में तो ये दर्जनों गुना तेजी से ठीक हो जाता है। उदासी एक मानसिक प्रकार का काला जादू है। एक बार प्रयोग किए जाने पर लक्षित व्यक्ति पूरी तरह से तर्कसंगत हो जाता है, एक कठपुतली की तरह, और मानो क्रोध क्या होता है ये भूल जाता है। ये दोनों जादुई शक्तियां फाइटिंग बुल्स के लिए एकदम उपयुक्त हैं। फाइटिंग बुल्स के स्वभाव की बात करें, जिसके एक शब्द से ही लड़ाई शुरू हो सकती है, तो उनके वाहन भी कुछ इसी तरह के होते हैं। एक बार क्रोध की शक्ति का प्रयोग करने पर वे अत्यधिक क्रोधित अवस्था में आ जाते हैं, चाहे सहयोगी हो या शत्रु, वे केवल हमला करना जानते हैं, जो युद्ध के मैदान में बेहद खौफनाक होता है। लेकिन जंगली गाय के 2 कौशल इस उग्र अवस्था को शांत कर देते हैं। इसलिए लड़ाकू बैल जंगली गाय की आत्मा को आत्मसात कर लेते हैं और उसके कौशलों का अभ्यास करते हैं। इन कौशलों का अभ्यास करने के बाद उनकी पशुवत आत्माओं को 2 नई क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं, जो हैं घावों को जल्दी ठीक करना और न केवल स्वयं को बल्कि अपने वाहनों को भी शांत अवस्था में रखना। जंगली रक्त वाली गायों का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका रंग पूरी तरह से खून जैसा लाल होता है। आमतौर पर इनकी आंखें काली और सफेद होती हैं, लेकिन युद्ध के दौरान इनकी आंखों का रंग लाल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी हिंसक व्यक्ति के गुस्से में होता है, इसलिए इन्हें जंगली रक्त नाम दिया गया। पहले बैल लड़ाई जनजाति गाय प्रधान जाति की एक साधारण जनजाति थी। उनका स्वभाव बहुत खराब था और उनके घोड़े भी बहुत आज्ञाकारी नहीं थे। वे अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते थे और मित्र शत्रु में कोई भेद नहीं करते थे। इन्हीं गुणों के कारण वे गाय प्रधान जाति में लोकप्रिय नहीं थे। कई पीढ़ियों के प्रयासों के बाद अंततः उन्हें अपने लिए सबसे उपयुक्त आत्मा प्राणी मिल गए, जिससे उनकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई। अब वे गाय के सिर वाले जीवों की जाति में शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। मानव जाति ने वर्षों से पशु मानवों की आत्मा प्राणियों और उनके रिश्तेदारों पर शोध किया है। वे उस विधि को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिससे पशु प्राणियों को अपार शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। पशु प्राणियां अभी भी आत्मा प्राणियों का उपयोग कर रही हैं, जबकि मनुष्य अभी भी युद्ध ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। मनुष्य हमेशा से ही इन पशु मानवों से शक्ति प्राप्त करने की इस विधि को पाने की लालसा रखते आए हैं। यदि उन्हें पता चल जाए कि ये पशु मानव साथी पशुओं को कैसे रखते हैं, तो उनकी घुड़सवार सेना की शक्ति में बहुत वृद्धि हो जाएगी। यदि उन्हें आत्मा पशुओं का उपयोग करना आ जाए तो उनकी युद्ध शक्ति में भी काफी वृद्धि होगी। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि पशु मानवों ने कहा, ये दोनों क्षमताएं उन्हें पशु देवता द्वारा प्रदान की गई थी।
पशु मानवों के अलावा कोई अन्य जाति इन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकती थी। झाओ हाई को यह भी पता है कि पहले कुछ मानव व्यापारी जीव जंतुओं से आत्मा जंतुओं और अनोखे जीवों को खरीदकर उन्हें मानव क्षेत्र में शोध के लिए वापस लाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश जीव बीमारी से मर जाते थे। यहाँ तक कि अगर कोई जीव जीवित भी रहता था तो भी मनुष्य अपने शोध में कुछ भी पता नहीं लगा पाते थे। इसी कारण झाओ हाई ने बुजुर्ग को उनके लड़ाकू बैल और जंगली नस्ल की गाय खरीदने का प्रस्ताव दिया। इसका कारण ये था कि वह जानता था कि बुजुर्ग उन्हें बेच देंगे, साथ ही इससे बुजुर्ग की उसके प्रति कुछ संशयता भी दूर हो जाएगी। अपने तंबू में लौटते ही झाओ हाई ने तुरंत मॉनिटर चालू कर दिया। उसके जाने के तुरंत बाद बीटा और बड़े ने जो कहा था उससे उसे राहत मिली। अब उसे पता चल गया था कि बड़े की उसके प्रति सतर्कता लगभग खत्म हो चुकी है। अध्याय 284 पश्चिम की ओर देखना वंडरकिंड। अगली सुबह बीटा झाओ हाई से मिलने गया और उसे बताया कि सब कुछ तैयार है। 10 लड़ाकू बैल, 10 जंगली गाय, 1000 अर्गली और 600 ऊनी कंबल। बीटा ने झाओ हाई से कहा कि वह इन्हें कभी भी ले जा सकता है। झाओ हाई बीटा के साथ बाहर गया। बीटा पहले ही कंबल गाड़ियों में लाद चुका था। अर्गाली, लड़ाकू बैल और जंगली गाय शिविर के बाहर थीं। झाओ हाई ने सरसरी तौर पर कंबलों का निरीक्षण किया। वे बहुत अच्छे थे, अब तक देखे गए सबसे बेहतरीन कंबलों में से एक। कंबलों को देखकर ही कोई भी उन पशु मानवों की अद्भुत कारीगरी को समझ सकता था। झाओ हाई द्वारा आभार व्यक्त करने के बाद उसने काफिले को रवाना किया और मृतकों को बाहर अर्गली, लड़ाकू सांडों और जंगली रक्त गायों को चराने का आदेश दिया। पहले की तरह ही झाओ हाई ने उन्हें भूतिया छड़ी ले जाने दी, अन्यथा उनके पास जानवरों को रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। सब कुछ हो जाने के बाद झाओ हाई अपने तंबू में लौट आया। वह अभी भी इस खबर का इंतजार कर रहा है कि क्या आज उसकी मुलाकात पश्चिम के वंडर किंग से हो पाएगी। वह पश्चिम के वंडर किंग के बारे में बहुत उत्सुक है। उसके काफिले के चले जाने के बाद झाओ हाई द्वारा लाया गया अनाज आधिकारिक तौर पर बदल गया। बुजुर्ग ने अनाज के बदले में उसे उत्पाद और जानवर दिए, इसलिए स्वाभाविक रूप से अनाज अब झाओ हाई का नहीं रहा। झाओ हाई ने एक विशाल जनजाति की भोजन ग्रहण करने की क्षमता को भी देखा था। काफिले के रवाना हुए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि 30 लाख जिन अनाज का कोई निशान नहीं दिख रहा था, वह पूरी तरह गायब हो गया था। झाओ हाई ये देखकर बहुत स्तब्ध रह गया। झाओ हाई अपने तंबू में लौट आया। उसे लौरा दिखाई नहीं दी, लेकिन वह जानता था कि वह दूसरे जानवरों के साथ व्यापार करने के लिए बाहर गई है। हालांकि झाओ हाई के पास अब अनाज नहीं था, फिर भी उसके पास फलों की शराब थी। हालांकि इस प्रकार की शराब जानवरों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी क्योंकि वे दूध की शराब पसंद करते थे, फिर भी ज्यादातर जानवर मेहमानों के स्वागत के लिए फलों की शराब का व्यापार करते थे। बीस्टमैन में भी घमंड मौजूद होता है, इसलिए कुछ लोग काफी अच्छे घरों में रहते हैं और इसी वजह से वे किसी खास मेहमान के आने पर बढ़िया शराब भी तैयार करते हैं। झाओ हाई को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। आज उसका अपने तंबू से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। वह बीटा से खबर मिलने का इंतजार करने के लिए यही रुका रहेगा। अगर पश्चिम वंडर किंग आज उससे मिलना चाहता है और उसे झाओ हाई को ढूंढना भी है तो ये थोड़ा परेशान करने वाला होगा। झाओ हाई को वेस्ट वंडर किंग से डर नहीं था, लेकिन उसे वेस्ट वंडर किंग को देखना जरूरी था। उसे यह समझना था कि वेस्ट वंडर किंग किस तरह का व्यक्ति है ताकि वह उचित योजना बना सके। वह चुपचाप मॉनिटर पर दृश्य देख रहा था। जानवर अभी भी व्यस्त थे। कुछ दिनों पहले की तुलना में फर्क ये था कि अब उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, एक भी नहीं। ये सब आज सुबह से शुरू हुआ। इससे झाओ हाई को अपने इस सिद्धांत की पुष्टि हो गई कि बड़े को अब उस पर जासूस होने का संदेह नहीं है, और यही वह परिणाम था जो झाओ हाई सबसे ज्यादा चाहता था। झाओ हाई चुपचाप अपने तंबू में बैठा था। उसने भी मरे हुए लोगों के काफिले को जाते हुए देखा। क्योंकि उसे डर था कि काफिले पर हमला हो सकता है, इसलिए उसने बीटा से अपने काफिले पर पश्चिम वंडर किंग का झंडा लगवा दिया। उसका मानना था कि इस इलाके में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पश्चिम वंडर किंग का सम्मान न करे। बीटा ने कुछ नहीं कहा। उसने बड़े से पूछा, जिस पर वह सहमत हो गया। आखिरकार झाओ हाई उन्हें बहुत सस्ते दाम पर और बहुत अच्छी गुणवत्ता का अनाज बेच रहा है। अगर झाओ हाई पश्चिम वंडर किंग का झंडा उठाने के योग्य नहीं है तो बाकी सभी व्यापारी तो उससे भी ज्यादा योग्य हैं। हालांकि पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए झाओ हाई ने लड़ाकू सांडों और जंगली गायों को उस स्थान के भीतर रखा और फिर उन्हें फार्म की ओर भेज दिया। जैसे ही लड़ाकू सांड और जंगली गाय फार्म में दाखिल हुई, झाओ हाई को एक चेतावनी सुनाई दी। सांड की एक विशेष प्रजाति का पता चला है। स्तर 25, मानसिक रूप से अस्थिर, चिड़चिड़ा। जानवरों की कमजोरियों को सुधारा जा रहा है। जानवर के परिपक्व होने का समय 20 घंटे है। ये 6 बार संतान पैदा कर सकता है। हर बार 6 बछड़े पैदा करता है। प्रति घंटे 3 घास खाता है। जानवर को डेटा में परिवर्तित किया जा रहा है। अब इसे दुकान से खरीदा जा सकता है। बैल की एक विशेष प्रजाति का जानवर मिला। स्तर 25, विशेष क्षमता, लचीला। जानवर की क्षमताओं में सुधार किया जा रहा है। जानवर के परिपक्व होने का समय 18 घंटे है। यह 8 बार संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रत्येक बार 6 बछड़े पैदा करता है। प्रति घंटे 2 घास खाता है। जानवर को डेटा में परिवर्तित किया जा रहा है। अब इसे दुकान से खरीदा जा सकता है। स्पेस ने लेवल अप की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं और इसे लेवल 7 पर प्रमोट कर दिया गया है। पाले जा सकने वाले जानवरों की संख्या बढ़ा दी गई है। वर्तमान में स्पेस में 1300 जानवर पाले जा सकते हैं। आशा है कि होस्ट आगे भी और अधिक प्रयास करता रहेगा। झाओ हाई मुस्कुराया। अच्छा, आखिरकार आगे बढ़ने का समय आ गया। उसने तुरंत 100 बछड़े निकाले और उन्हें उस जगह पर रख दिया। उसने मोए की ओर मुड़कर कहा, मोए, मैं इस जगह का फार्म तुम्हें सौंप रहा हूँ। ध्यान रखना कि अर्गलिस और बैलों की संख्या बनी रहे। मोए ने हाँ में जवाब दिया। उसी क्षण काई ने उसे बताया कि बीटा आ रहा है और जल्द ही उसके तंबू में पहुंचने वाला है। झाओ हाई ने मन ही मन आदेश दिया और तुरंत तंबू के अंदर प्रकट हो गया। वह बाहर निकला और तभी बीटा ने उसे देखा और कहा, भाई झाओ हाई, जल्दी से मेरे साथ बड़े से मिलिए। बड़े आपको राजकुमार से मिलवाएंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाया और बीटा के साथ चल दिया।
पश्चिम वंडर किंग की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी, लेकिन वह खुद को राजसी कहने की हिम्मत नहीं करता था। निजी तौर पर वह केवल राजकुमार कहला सकता था, लेकिन ये राजकुमार दिखावा करना पसंद करता था, जैसे कि दूसरे उसे महाराज राजकुमार कहकर पुकारे। झाओ हाई ने कल इस बात पर ध्यान दिया था जब उसने बड़े से पश्चिम वंडर किंग से मिलने की अनुमति मांगी थी और बड़े ने खुद पश्चिम वंडर किंग को राजकुमार कहकर संबोधित किया था। वे जल्दी से बड़े के तंबू के बाहर पहुंच गए। बीटा तुरंत झाओ हाई को तंबू के अंदर ले गया। बड़े ने झाओ हाई को देखते ही तुरंत खड़े होकर कहा, महाराज के अनुरोध के संबंध में राजकुमार सहमत हो गए हैं, कृपया मेरे साथ आइए। इसके बाद बड़े उसे बाहर ले गए। झाओ हाई को जानवरों के काम करने का व्यवस्थित तरीका बहुत पसंद आया। झाओ हाई बड़े के पीछे पीछे बाहर की ओर चल पड़ा। वह एक पल के लिए रुक गया क्योंकि तंबू के ठीक बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। गाड़ी बहुत बड़ी थी और उस पर एक और गाड़ी भी लगी थी जो स्पष्ट रूप से उनके बैठने के लिए थी। झाओ हाई ने शायद ही कभी जानवरों को रथों पर सवार देखा हो। वे आमतौर पर अपने पशुओं की पीठ पर सवारी करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रथ के अंदर बैठने की तुलना में पशु की पीठ पर सवारी करना अधिक आरामदायक होता है। बुजुर्ग को शायद झाओ हाई की बात समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा, बुजुर्ग अब काफी बूढ़े हो गए हैं, बल्कि पीठ पर स्थिर बैठना असंभव है, इसलिए रथ पर सवार होना ही एकमात्र उपाय है। महोदय कृपया। झाओ हाई ने बुजुर्ग की बात मान ली और फिर बैलगाड़ी पर सवार हो गए। बैलगाड़ी बहुत बड़ी है, लौरा की गाड़ी से कहीं ज्यादा बड़ी, लेकिन अंदर की सजावट स्पष्ट रूप से घटिया है। गाड़ी के दोनों ओर केवल 2 साधारण सीटें हैं और ऊपर का हिस्सा जानवरों की खाल से ढका हुआ है, एक सरल और भद्दा ढांचा। झाओ हाय और बुजुर्ग के बैठते ही बैलगाड़ी चलने लगी। बुजुर्ग जब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। स्पष्ट था कि वे झाओ हाय से बात नहीं करना चाहते थे। कोई और चारा न होने के कारण झाओ हाय को चुपचाप गाड़ी में बैठना पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी और लगभग सो चुके झाओ हाय तुरंत जाग गए। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराती हुई आंखें देखी। झाओ हाय ने होश में आकर बड़े की ओर देखा और शर्मिंदा होकर बोले, हे माफ कीजिए बड़े, मैं लगभग सो ही गया था। बुजुर्ग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, वह मुस्कुराए और बोले, कोई बड़ी बात नहीं, क्या रास्ता उबाऊ था, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम राजकुमार को इंतजार नहीं कराना चाहते। झाओ हाय ने सिर हिलाया और बड़े व्यक्ति के साथ वे गाड़ी से उतर गए। झाओ हाय बाहर निकला और हैरानी से देखने लगा। उसने सोचा था कि जब वे पहुंचेंगे तो वे पश्चिम वंडरकिंग के तंबू के बाहर होंगे, लेकिन अब वह गलत था। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वह लकड़ी की बाड़ के बाहर खड़ा है और इन बाड़ों के अंदर पश्चिम वंडरकिंग का तंबू होना चाहिए था। झाओ हाय को ऐसी स्थिति का पहली बार सामना करना पड़ा है। जानवरों के शिविरों के बाहर न तो कोई बाड़ है और न ही कोई रेली। शिविर के बाहर तो कोई बाड़ नहीं है, लेकिन पश्चिम वंडरकिंग के तंबू के चारों ओर बाड़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद ही बंदी हो। बेशक वेस्ट वंडरकिंग ऐसा नहीं सोचता, वह तो बस यह जताना चाहता था कि वह और इंसान अलग है। लेकिन झाओ हाय की नजर में यह एक पिंजरे में फंसे बंदर की तरह है, जो इंसानों से अलग होने का दावा करता है, जो सरासर बेतुका है। बाड़ के सामने 2 पहरेदार खड़े थे। जैसे ही उन्होंने बुजुर्ग और झाओ हाय को गाड़ी से उतरते देखा, उन्होंने तुरंत झुककर अभिवादन किया। बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और फिर झाओ हाय को अंदर ले गए। चलते हुए झाओ हाय ने पश्चिम वंडरकिंग के तंबू का निरीक्षण किया। तंबू को देखकर झाओ हाय को भव्यता का एहसास हुआ। तंबू के बाहर खुले मैदान में घुड़सवारों की 2 टुकड़ियां लगातार गश्त लगा रही थी। घुड़सवारों ने चमड़े का कवच पहन रखा था और उनके हाथों में गदाएं थी। उनसे निकलती हुई घातक आभा को महसूस किया जा सकता था, जिससे पता चलता था कि ये सैनिक कुलीन वर्ग के थे। पश्चिम वंडरकिंग का तंबू एकदम सफेद और साफ सुथरा है। इसकी छत सुनहरे रंग की है और इसके ऊपर पश्चिम वंडरकिंग का युद्ध ध्वज लगा हुआ है। झाओ हाय समझ गया कि यह शिविर का केंद्रीय तंबू है, जो बेहद भव्य है। झाओ हाय जब ये सब देख रहा था तब बुजुर्ग व्यक्ति रुका नहीं, बल्कि तुरंत उसे प्रवेश द्वार की ओर ले गया। बाहरी द्वार से तंबू के प्रवेश द्वार तक की दूरी लगभग 100 मीटर है। दोनों जल्दी से प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां 8 रक्षक खड़े थे। पश्चिम वंडरकिंग के तंबू के प्रवेश द्वार के दोनों ओर तैनात रक्षक झाओ हाय को घूर रहे थे और उसका जायजा ले रहे थे। झाओ हाय को इससे कोई खास आपत्ति नहीं थी, वह बस बुजुर्ग के पीछे पीछे तंबू में जाना चाहता था। बुजुर्ग प्रवेश द्वार पर ही रुक गए और पहरेदार से कहा, विदेश मामलों के प्रमुख बेलुक कबीले के मानव मित्र झाओ हाय को राजकुमार से मिलने के लिए लाए हैं। झाओ हाय ने पहली बार बड़े का नाम सुना था, लेकिन उसे असहजता महसूस हुई। यह बेलुक से असंतुष्टि के कारण नहीं था, बल्कि पश्चिम वंडरकिंग से असंतुष्टि के कारण था। गाय के सिर वाले क्षेत्र में पश्चिम वंडरकिंग का गुट मैदानी इलाकों में असंख्य जनजातियों में से एक मध्यम आकार की जनजाति है। लेकिन इस व्यक्ति ने न केवल खुद को राजा घोषित किया, बल्कि वह अपनी प्रजा से भी उसे राजकुमार या महामहिम कहकर संबोधित करने की अपेक्षा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका अहंकार बहुत अधिक है, वह खुद को बहुत ऊंचा समझता है, एक पशु मानव से बिल्कुल अलग। वह उन मानव सरदारों की तरह ही दुष्टतापूर्ण अहंकार से भरा है। झाओ हाय को पता नहीं था, लेकिन सच तो ये था कि वेस्ट वंडरकिंग ने यह व्यवस्था जानबूझकर की थी। जब वह किसी मानव व्यापारी को पहली बार देखता था तो वह उससे मिलने से पहले ही अपना दबदबा दिखाता था ताकि वह डर जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जो कर रहा है उससे झाओ हाय की उसके प्रति नफरत और भी गहरी होती जा रही है। झाओ हाय को तो यह भी यकीन था कि यह पश्चिमी वंडरकिंग कोई खास नहीं है। भले ही उसकी ताकत अभी अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंची है, फिर भी वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह कोई महान व्यक्ति हो। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ हासिल भी कर ले तो वह उल्लेखनीय नहीं होगा, बस काफी नहीं होगा। झाओ हाय को अब समझ आ गया था कि हरक्यूलियन बुल कबीले के मुखिया ने इस पश्चिमी वंडरकिंग का समर्थन क्यों किया, क्योंकि इस पश्चिमी वंडरकिंग में हरक्यूलियन बुल्स को चुनौती देने की क्षमता नहीं है। अध्याय 285 राजकुमारियों की स्थिति। झाओ हाय बेलुक के साथ सिर झुकाए तंबू में दाखिल हुआ और तिरछी निगाहों से अंदर की हर चीज का जायजा लेने लगा।
जमीन पर एक मोटी कालीन बिछी थी जिस पर बेहद खूबसूरत डिजाइन बना हुआ था, जो देखने में बहुत ही उच्च गुणवत्ता की लग रही थी। उस पर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था मानो बादलों पर चल रहे हों, जो बेहद आरामदायक था। तंबू के अंदर कोई चूल्हा नहीं है, बल्कि उसकी जगह लगभग 1 मीटर व्यास का एक बड़ा तांबे का अंगीठी है। उस अंगीठी पर जानवरों की नक्काशी बहुत ही सुंदर लग रही थी। अंगीठी के ऊपर एक तांबे का बर्तन रखा था जिससे दूध वाली चाय की खुशबू आ रही थी। तंबू के सबसे ऊपर एक प्रकाश स्रोत लटका हुआ था। झाओ हाय ने उस पर एक नजर डाली और देखा कि वह एक विशाल चक्राकार झूमर था। ये तेल के दीपक नहीं थे, बल्कि जादुई दीपक थे। झाओ हाय को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि पश्चिम के अद्भुत राजा आराम से जीवन जी रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि जादुई दीपक की कीमत तेल के दीपक से कहीं अधिक होती है। इस समय बेलुक ने झुककर कहा, इस व्यक्ति ने राजकुमार को देखा है। झाओ हाय सदमे से उबर गया और बेलुक के पीछे झुकते हुए तुरंत बोला, मैं पश्चिम के वंडर किंग को देखना चाहता हूँ। हालांकि उसने अभी तक पश्चिम के वंडर किंग को नहीं देखा था। एक घोड़े की आवाज ने जवाब दिया, इतने विनम्र मत बनो बेलुक, श्रीमान झाओ कृपया बैठ जाइए। झाओ हाय ने ऊपर देखना शुरू किया। सबसे पहले उसे एक मेज दिखाई दी। यह कोई छोटी मेज नहीं थी, बल्कि एक चौकोर मेज थी जो किसी लेखन डेस्क जैसी लग रही थी। मेज के दूसरी ओर एक विशालकाय प्राणी दिखाई दे रहा था। यह प्राणी लगभग 3 मीटर लंबा था। उसका सिर बैल जैसा विशाल था, उसके सींग तलवार जैसे थे और एक लंबे निशान के कारण उसका चेहरा गाय जैसा बदसूरत लग रहा था, जिससे वह बेहद खूंखार दिख रहा था। उसका शरीर अत्यंत बलवान है, बैठे बैठे ही वह पहाड़ जैसा दिखता है। उसके शरीर की मांसपेशियां बेहद सुगठित और सुव्यवस्थित हैं, मानो लोहे की ढली हुई हो। उसके पीछे एक विशाल गधा है जिसका सिरा झाओ हाय के शरीर जितना मोटा है। वह व्यक्ति न तो साधारण पशुमानव के चमड़े के कपड़े पहने हुए था, न ही मानव निर्मित सूती कपड़े, बल्कि उसने लोहे का कवच पहना हुआ था, जो उसे एक भयानक लोहे के राक्षस जैसा दिखा रहा था। उसकी शक्ल देखकर लगता है कि वह युद्ध का दीवाना है, एक असभ्य और बदतमीज आदमी है। लेकिन झाओ हाय की सोच अलग है। इस पश्चिमी वंडरकिंग की आंखें बेहद चमकदार हैं, उनकी नजरें मानो शरीर को भेद कर आत्मा तक पहुंच जाती हैं। झाओ हाय ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति असभ्य होगा। ये व्यक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं है। लेकिन झाओ हाय ने कोई भाव नहीं दिखाया। आभार व्यक्त करने के बाद वह पश्चिम वंडर किंग के सामने उनकी मेज पर बैठ गया। एल्डर बेलुक भी उसके बगल में बैठ गए। वेस्ट वंडर किंग ने उत्सुकता से झाओ हाय को निहारते हुए गहरी आवाज में कहा, श्री झाओ हाय, मेरे शिविर में आपका स्वागत है। अनाज के लिए मैं आपका आभारी हूँ। झाओ हाय मुस्कुराया और बोला, महाराज आप बहुत विनम्र हैं, हमें भी आपकी मदद की जरूरत है। धन्यवाद देने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे स्वयं आपका आभार व्यक्त करना चाहिए। आपके कबीले द्वारा मेरा अनाज न खरीदने पर मुझे व्यापार फिर से शुरू करने के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। वेस्ट वंडर किंग हंसते हुए बोला, तुम इंसानों को शब्दों का जादू आता है। श्रीमान झाओ को विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना अनाज मैदान में ले आओ, वो तुरंत बिक जाएगा। अगर झाओ हाय ने पहले उसकी आंखों का भाव न देखा होता तो वह सोचता कि पश्चिम के अद्भुत राजा एक उदार व्यक्ति हैं जिनके मन में कोई कुटिलता नहीं होगी। इसलिए अब झाओ हाय उस व्यक्ति के वर्तमान रवैये से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज बहुत दयालु हैं, मेरी बात बिल्कुल सच है। मैं आपके साथ सहयोग को दीर्घकालिक मानता हूँ, न केवल इस वर्ष बल्कि अगले वर्ष और उसके बाद भी। आप किसी सामान्य जनजाति के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। क्या मुझे अगले वर्ष आपके साथ सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? पश्चिम के अजूबे राजा को यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाय इतनी जल्दी मुद्दे पर आ जाएगा। उसने झाओ हाय की आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे आश्चर्य है कि श्री झाओ अगले साल हमें कितना अनाज दे पाएंगे। झाओ हाय ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, 200 मिलियन जिन। वेस्ट वंडर किंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव नहीं था, बल्कि उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, कीमत क्या है? झाओ हाय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मूलतः इस वर्ष की तरह ही है महाराज, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं अनाज की गुणवत्ता की पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूँ। पश्चिम के अद्भुत राजा ने झाओ हाय की ओर देखते हुए कहा, महाराज आपको यह जानना होगा कि 20 करोड़ जिन अनाज हमारे कबीले के लिए काफी बड़ी मात्रा है। अगर आपके अनाज में कोई समस्या आती है तो मेरा पूरा कबीला प्रभावित हो सकता है। झाओ हाय ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इस मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन महाराज आप इस सहयोग में मेरी ईमानदारी पर भरोसा रख सकते हैं। मैं अगले साल शरद ऋतु में 20 करोड़ जिन अनाज का परिवहन शुरू नहीं करूंगा, बल्कि घास के मैदानों में घास उगना शुरू होने से लेकर सर्दियों की शुरुआत तक, जब तक मेरी गाड़ियां उस इलाके में चलने में असमर्थ न हो जाएं, मैं अनाज को किश्तों में भेजूंगा। महाराज इस बारे में आपका क्या विचार है? वेस्ट वंडर किंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम इतनी व्यापक मात्रा में घास क्यों उगा सकते हो कि घास उगते ही हमें भोजन भेज सको? झाओ हाय मुस्कुराया और बोला, महाराज मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जलवायु विशेष है, जिसमें मैं साल के 3/4 हिस्से में अनाज बो सकता हूँ। जब मैदान की घास उग जाएगी तब तक मेरी पहली फसल पक चुकी होगी, जिसके बाद मैं उसे महाराज को भेज दूंगा। जब पश्चिम के वंडर किंग ने झाओ हाय की बात सुनी तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर बोले, क्या आप एक्सू साम्राज्य के निवासी नहीं हैं? पश्चिम के वंडर किंग का सवाल स्वाभाविक था, क्योंकि साम्राज्य की सामान्य जलवायु वर्ष के केवल 1/4 भाग में ही खेती की अनुमति देती है। केवल मोर्चे पर स्थित देशों में ही 2 या 3 मौसमों में खेती की जा सकती है। झाओ हाय ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं हूं महाराज, कृपया निश्चिंत रहें। मुझे लगता है कि मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बुढ़ा वंश एक्सू साम्राज्य में है। शायद इसलिए क्योंकि उसका क्षेत्र साम्राज्य से काफी दूर है। वेस्ट वंडर किंग ने सिर हिलाकर कहा, अगर महोदय अपने प्रस्ताव को लेकर आश्वस्त हैं, तो हम आपका सारा अनाज खरीद लेंगे। मैं उचित मूल्य की गारंटी दे सकता हूँ। झाओ हाय मुस्कुराया, महामहिम का धन्यवाद। मैं सुनिश्चित करूंगा कि महाराज के कबीले को अनाज की आपूर्ति मिलती रहे।
पश्चिम के अद्भुत राजा ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोकूंगा बेलुक, श्री झाओ का ठीक से ख्याल रखना। झाओ हाई ने जल्दी से जवाब दिया, मैं महाराज को चिंतित नहीं करना चाहता, मैं अब चलता हूँ। फिर वह खड़ा हुआ, पश्चिम के अद्भुत राजा को प्रणाम किया और बेलुक के साथ तंबू से बाहर चला गया। बैलगाड़ी पर बैठे बेलुक ने झाओ हाई की ओर देखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि महोदय नाराज नहीं होंगे, इस समय कबीले में बहुत कुछ चल रहा है, राजकुमार के पास वास्तव में समय नहीं है। झाओ हाई ने कुछ पल तक घूरने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बड़े साहब बहुत विनम्र हैं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, मेरे साथ महाराज के सहयोग का निर्णय लेना ही काफी है। बड़े साहब को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मामलों का ध्यान खुद रख लूंगा। बेलुक ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। झाओ हाई ने खिड़की खोली और बाहर देखा। अचानक उसकी नजर एक ताकतवर बैलसैनिक पर पड़ी, जिसके हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां थीं। वह बड़ी मुश्किल से एक बड़ी गाड़ी खींच रहा था और उसके पीछे एक लड़ाकू बैलसैनिक चल रहा था जिसके हाथ में चाबुक थी। ये दृश्य देखकर झाओ हाई चौंक गया, उसका चेहरा उतर गया और वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को शांत किया और पर्दे गिरा दिए। सौभाग्यवश बेलुक आंखें बंद करके चुप था, इसलिए उसने झाओ हाई की हरकतें नहीं देखी। झाओ हाई ने एक गहरी सांस ली, उसका मन अत्यंत शांत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अभी अभी जो दृश्य हुआ उसका क्या अर्थ था। यदि हरक्यूलियन बुल की दूसरी और तीसरी राजकुमारियां अभी भी सत्ता में होती तो फाइटिंग बुल्स हरक्यूलियन बुल्स के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शिविर में मौजूद हरक्यूलियन बुल्स निश्चित रूप से दूसरी और तीसरी राजकुमारियों के अनुयायी हैं। अब जब सेवकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो यह निश्चित है कि दूसरी और तीसरी राजकुमारियों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। गाड़ी जल्दी ही बेलुक के तंबू पर पहुंच गई। झाओ हाई गाड़ी से उतरा और बेलुक को विनम्रतापूर्वक विदाई देकर अपने तंबू की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे अब कई बातों पर विचार करना था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी दूसरी और तीसरी राजकुमारियों का पता लगाना। दोपहर में लौरा और मेघ वापस लौटी, लेकिन हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, झाओ हाई ने गौर किया कि वह मुस्कान कुछ हद तक संयमित थी। जब लौरा तंबू के अंदर गई तो झाओ हाई ने तुरंत मॉनिटर चालू कर दिया। ये देखकर कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, लौरा ने कहा, भाई हाय, हमने अभी सुना है कि पश्चिम के अद्भुत राजा ने दूसरी और तीसरी राजकुमारियों को दास बना दिया है और उन्हें मैदानों में भोजन इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी यही लगा था। पश्चिम के वंडर किंग से मिलने के तुरंत बाद मैंने एक हरक्यूलियन बुल सैनिक को कोड़े खाते हुए गाड़ी खींचते देखा। अगर दूसरी और तीसरी राजकुमारियों के साथ वह घटना न हुई होती तो कोई भी हरक्यूलियन बुल के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा लगता है कि पश्चिम का वंडर किंग फाइटिंग बुल सरदार के पक्ष में लौटने की योजना बना रहा है। लौरा ने घबराकर जवाब दिया, भाई हाय, अब हम क्या करें? हमें दूसरी और तीसरी राजकुमारियों को बचाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा, नहीं तो भाई विल से मिलने के लिए हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही सोच लिया है। कुछ दिनों में जब अनाज का काफिला गाय सिर वाली जाति के इलाके से निकलकर अनाज लाद लेगा तो मैं खून के बास के जरिए भूख की छड़ी वापस मंगवा लूंगा। अगर पश्चिम वंडर किंग के शिविर के आसपास हमारी खोजबीन सफल रही और हमें दूसरी और तीसरी राजकुमारियां मिल गईं, तो हम उन्हें बचाने का समय निकाल लेंगे। लौरा ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर बोली, फिलहाल हम यही कर सकते हैं और इस समय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमने फाइटिंग बुल्स से कुछ सुना है, लगता है कि यह जानकारी दूसरे फाइटिंग बुल्स से ही मिली है। कहा जाता है कि हाल ही में हुए संघर्ष में एक इंसान के दखल के बाद फाइटिंग बुल सरदार ने अपने कबीले से सभी इंसानों को निकाल देने का फैसला किया है। झाओ हाई थोड़ी देर रुका, फिर उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो बात यह है कि लड़ाकू बैल वाकई साजिश रचने में माहिर हैं। इससे न सिर्फ वे इंसानों को भागने का मौका दे सकते हैं, बल्कि उन्हें एक बहाना भी मिल जाएगा। लड़ाकू बैल कबीले का ये सरदार वाकई एक अनोखा शख्स लगता है। अब हमें ठीक से पता नहीं है कि उन्होंने सचमुच इंसानों को अपने कबीले से निकाल दिया है या नहीं। लौरा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, यह अभी तक साबित नहीं हुआ है, महज एक अटकल है। एक और अफवाह ये भी है कि लड़ाकू सांडों के सरदार ने उसकी मदद करने वाले इंसानों को मार डाला और यह भी कि लड़ाकू सांड पश्चिम वंडर किंग पर हमला करने के लिए तैयार हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें अभी उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें राजकुमारियों को बचाने के उपाय सोचने की जरूरत है, बाकी मामलों पर हम बाद में बात कर सकते हैं। अध्याय 286 जाल। लौरा ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, लेकिन हम राजकुमारियों को कब बचाएंगे? क्या हम अपने जाने तक इंतजार करेंगे? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर हम राजकुमारियों को बचाने के लिए निकलने तक इंतजार करेंगे तो पश्चिम के राजा को हम पर शक हो जाएगा। जैसे ही हमें दूसरी और तीसरी राजकुमारी मिल जाएंगी, हम उन्हें तुरंत बचा लेंगे, तभी पश्चिम के राजा को हम पर शक नहीं होगा। लौरा ने झाओ हाई की बातें सुनी और सोचा कि ये तर्कसंगत लगती हैं। अगर वे राजकुमारियों के जाते ही दूसरी और तीसरी को बचा लेते हैं तो पश्चिम का राजा निश्चित रूप से उन पर दोष लगाएगा, जिससे मौजूदा स्थिति में कई और जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर वे राजकुमारियों को तुरंत बचा लेते हैं तो पश्चिम का राजा उन पर दोष नहीं लगा पाएगा, भले ही उसे कुछ संदेह हो। मेघ ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, युवा स्वामी, क्या आपने आज पश्चिम वंडर किंग को देखा? कैसा रहा? सब ठीक रहा? वह किस तरह का व्यक्ति है? झाओ हाई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, वह देखने में तो ताकतवर लगते हैं। अगर आप उनकी शक्ल सूरत के आधार पर अंदाजा लगाएं तो आपको लगेगा कि वह असभ्य स्वभाव के हैं, लेकिन अगर आप उनकी आंखों पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि उनका रवैया बहुत ही सजग है। मैं आज उनसे अनाज के कारोबार के बारे में बात करने गया था, इससे उन्हें हम पर भरोसा हो जाना चाहिए। लौरा ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब वेस्ट वंडर किंग को गर्व महसूस होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब हम उनके लिए अनाज लाएंगे। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहले हमें उसे स्थिर करना होगा, उसे हाथ रोकने के लिए कहना होगा ताकि भाई विल्स अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ सके।
और राजकुमारियों को बचाने के बाद हम शिविर के आसपास छानबीन करेंगे। लेकिन चारों ओर फैली अफवाहों से लगता है कि फाइटिंग बुल जनजाति की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। एक इंसान के साथ सहयोग करके उन्होंने खुद को एक अजीब स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि जानवरों के लिए इंसानों से मदद मांगना वर्जित है, उन्हें इसे छुपाना होगा। अगर मैं फाइटिंग बुल का सरदार होता तो मैं इंसानों को मैदान से भागने में मदद करता, फिर उनके लौटने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार करता। अभी तो वे हारने वाले पक्ष में हैं। ये भाई वेल्स के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, इससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर बड़ा भाई वेल्स जितनी जल्दी हो सके जवाबी हमला कर सकता है तो वह निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह तुरंत जवाबी हमला करेगा। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाए, उन्होंने आगे कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने लॉरा की ओर देखा और पूछा, पिछले कुछ दिनों से आप फाइटिंग बुल्स के संपर्क में हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? लॉरा ने एक पल सोचा, फिर उसने कहा, मुझे वास्तव में कुछ महसूस नहीं होता, मुझे बस लगता है कि वे स्पील से बहुत अलग हैं, जो सहज स्वभाव के थे, मुझे वे पसंद नहीं है। झाओ हाई मुस्कुराया, शायद इसलिए कि वे बहुत व्यावहारिक हैं, आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, वे अक्सर काफिले आते देखते हैं, इसलिए यहाँ व्यापार बहुत आम हो गया है। वैसे भी इसके बाद हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहेगा। लॉरा ने सिर हिलाया, फिर मॉनिटर की ओर सिर घुमाया और देखा कि कई जानवर व्यस्त हैं। झाओ हाई ने अचानक आह भरी, उनकी व्यस्तता को देखकर यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि युद्ध शुरू होने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लॉरा ने एक शब्द भी नहीं कहा, उनमें से किसी ने भी युद्ध नहीं देखा था, इसलिए वे उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गैसोल के हमले के बाद विशाल सींग वाले बैल जनजाति का हाल देखा था, और वह तो एक छोटी जनजाति थी। अगर बाहर की बड़ी जनजाति का भी यही हाल होता तो उस दृश्य की कल्पना करना बहुत मुश्किल होता। झाओ हाई ने आह भरी, फिर मॉनिटर पर काफिले की तस्वीर दिखाई दी। काफिला बिना किसी दुर्घटना के आगे बढ़ रहा था। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी फार्म पर लड़ाकू बैल और जंगली गाय रखी है। इससे फार्म का स्तर 7 हो गया है और फिर मैंने 100 गाय पाली है। हमने जो दूध की शराब बनाई है वह अब तक अच्छी हो जानी चाहिए। क्या हम आयरन माउंटेन फोर्ट्रेस वापस जाकर उसका स्वाद चखना चाहेंगे? जब लॉरा ने सुना कि चरागाह का स्तर बढ़ा दिया गया है तो वह बहुत खुश हुई। फिर उसने कहा, भाई हाय, इस जगह का चरागाह अब 7वें स्तर पर है, आपको क्या लगता है कि जब ये 10वें स्तर पर पहुंचेगा तो क्या बदलाव आएगा? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, कौन जाने, जो बदलाव आएगा वो शायद मेरी इच्छा के अनुरूप न हो, छोड़ो, कोई भी बदलाव अच्छा ही होता है। लॉरा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे विश्वास है कि खेत की तरह ही चारागाह भी बेहतर होता रहेगा। साथ ही मैंने सोचा भी नहीं था कि मिल्क वाइन को किण्वन में इतना कम समय लगेगा। सच कहूं तो मुझे मिल्क वाइन का स्वाद अभी तक पसंद नहीं आया है, लेकिन हमारा दूध शायद बहुत स्वादिष्ट होगा, मैं अपनी मिल्क वाइन का स्वाद चखने के लिए बेताब हूं। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाई, सच कहूं तो वह भी शराब का स्वाद चखना चाहता था। दोपहर के भोजन का समय देखकर झाओ हाई लॉरा और अन्य लोगों को लेकर आयरन माउंटेन फोर्ट लौट आया। उसने शिविर की निगरानी काय एयर को सौंप दी, ताकि अगर कोई मिलने आए तो उनके पास वापस जाने का समय हो। आयरन माउंटेन फोर्ट में निवासी अभी अभी अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुके हैं। आमतौर पर आयरन माउंटेन फोर्ट में दिया जाने वाला दोपहर का भोजन बहुत ही साधारण होता है। चूंकि दोपहर में वे व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए दोपहर का भोजन संक्षिप्त होता है और फिर काम पर लौटने से पहले उन्हें थोड़ी देर का आराम मिलता है। झाओ हाई को अचानक वापस आते देख ग्रीन थोड़ा हैरान हो गया। आमतौर पर झाओ हाई दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आता था, लेकिन सौभाग्य से ग्रीन ने काफी खाना तैयार कर रखा था, इसलिए उसे दोबारा खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोपहर का भोजन करते समय झाओ हाई ने ग्रीन से कुछ दूध की शराब लाने को कहा। ग्रीन ने किसी से झाओ हाई के लिए एक बर्तन मंगवाया, फिर उसने हर किसी को चखने के लिए एक एक कप दिया। दूध की शराब बहुत स्वादिष्ट थी, जानवरों द्वारा बनाई गई शराब की तुलना में काफी हल्की थी। ये बहुत सुगंधित थी और आसवन विधि के कारण दूध की शराब की गुणवत्ता बहुत बढ़ गई थी। लॉरा ने एक कप पिया, जिसके बाद उसका चेहरा लाल हो गया। झाओ हाई ने और कुछ नहीं पिया, उसने केवल एक कप पिया और शिविर में अपने तंबू में लौट आया, फिर सो गया। अगले 3 दिनों तक झाओ हाई का जीवन काफी शांत रहा। कभी कभी उनका कुछ जंगली जानवरों से संपर्क हो जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ जंगली जानवरों के साथ लेन देन ही नहीं किया, बल्कि उनसे ये भी पूछा कि क्या उन्हें कोई विशेष चीज चाहिए, क्योंकि अगर संभव हुआ तो वे उसे उनके लिए ले आएंगे। झाओ हाई उनसे सामान का लेन देन तो करता ही है, लेकिन जब उसने उनसे उनकी जरूरतों के बारे में पूछा ताकि वह उन्हें उपलब्ध करा सके तो वे जानवर बहुत खुश हो गए। असल में इन जानवरों की बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन झाओ हाई मुख्य रूप से भोजन का लेन देन करता है, इसलिए वे और कुछ नहीं खरीद सकते थे। अब जब झाओ हाई उनकी जरूरतों को सुनना चाहता है तो वे बेहद प्रसन्न हुए। लेकिन बाद में मुसीबत शुरू हो गई, जब ये खबर फैल गई कि झाओ हाई अनुरोध स्वीकार कर रहा है वेस्ट वंडर किंग के शिविर में, और जल्द ही बहुत सारे लोग अपनी जरूरत की सभी चीजों के अनुरोध लेकर आने लगे, इस उम्मीद में कि झाओ हाई उन्हें उपलब्ध करा सकता है। झाओ हाई को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे वास्तव में अनुरोध नहीं करने चाहिए थे। चूंकि जानवरों को अभी भी बहुत काम करना था, इसलिए झाओ हाई ने उन्हें पहले लौटने के लिए कहा। उसने उनके अनुरोध लिख लिए ताकि उसे एक एक करके उन्हें सूचीबद्ध न करना पड़े। झाओ हाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास कासा शहर से बहुत सारा सामान था, लगभग सारा सामान मैदानी इलाके की इस यात्रा के लिए तैयार किया गया था। इसलिए झाओ हाई इन सामानों के बदले कुछ चरगाली, एक प्रकार की मछली, लेना चाहता था। उसने जानवरों की खरीदारी की इच्छा को कम आंका था। चूंकि इस विरल मैदान में जानवर अपनी मनचाही हर चीज नहीं खरीद सकते, इसलिए उनका यह अत्यधिक उत्साह झाओ हाई की अपेक्षा से बिल्कुल परे था। झाओ हाई को आखिरकार आदेशों की पूरी सूची मिल गई, जो कुछ किताबें संकलित करने के लिए पर्याप्त थी। खैर, अनाज का काफिला अभी अभी गाय सिर वाली जाति के क्षेत्र से बाहर पहुंचा था। झाओ हाई के पास अनुरोधों को अगली खेप तक पहुंचाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
ये कुछ व्यस्त दिन जल्दी बीत गए। झाओ हाई का अनाज का काफिला आखिरकार गायसिर वाली जाति के इलाके से निकल चुका था। अनाज लादने के बाद झाओ हाई ने तुरंत अपना भूतिया डंडा वापस ले लिया। फिर उसने एक खूनी बाज को पश्चिम वंडरकिन के शिविर के आसपास वेल्स की दोनों बहनों को खोजने के लिए भेजा। अब जब पशु मानव शीत ऋतु की तैयारी कर रहे हैं तो पश्चिम वंडरकिन के शिविर जैसे विशाल कबीले द्वारा चरने के लिए घास की मात्रा खगोलीय स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए इस समय बहुत सारे चरवाहे बाहर निकले हुए थे, लेकिन ये चरवाहे अधिकतर गुलाम थे। सर्दियों के मौसम के लिए घास इकट्ठा करना बहुत थका देने वाला काम है। लंबे समय तक शिविर में वापस नहीं लौट सकते, सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। इतना कठिन काम, उसके बाद ही आराम मिलता है। अधिकांश बड़ी जनजातियां इस काम के लिए गुलामों का इस्तेमाल करती थी। कभी कभी प्रत्येक गुलाम के लिए एक निश्चित कोटा होता था। यदि कोई गुलाम निर्धारित मात्रा पूरी नहीं कर पाता था तो उसे मार भी दिया जाता था। सौभाग्य से ब्लड हॉक फुर्तीला है और झाओ हाई का ये भी मानना था कि फाइटिंग बुल्स निश्चित रूप से सभी हरक्यूलियन बुल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, इसलिए झाओ हाई को उनका सटीक स्थान पता चल जाएगा। लॉरा और उसकी टीम भी दृश्य को बड़ी सावधानी से देख रही थी, कहीं कुछ छूट न जाए। जल्द ही उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया। दरअसल उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वे वेस्ट वंडरकिन के शिविर से ज्यादा दूर नहीं थे, बस आधे दिन की यात्रा की दूरी पर थे। वहां 100 से अधिक शक्तिशाली बैल काम कर रहे थे, जिनमें नर और मादा दोनों शामिल थे। ये लोग हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। झाओ हाई को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उनके साथ 300 लड़ाकू बैलों की घुड़सवार सेना भी थी और वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। झाओ हाई ने तुरंत कोई हरकत नहीं की। उन्होंने फाइटिंग बुल घुड़सवार सेना के साथ साथ हरक्यूलियन बुल्स के आसपास की स्थिति का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। झाओ हाई को आसपास कुछ गड़बड़ जरूर नजर आए। हरक्यूलियन बुल्स के चारों ओर मौजूद झुंडों में कई लड़ाकू बैल काम कर रहे थे। ये लड़ाकू बैलों के गुलाम नहीं थे, बल्कि लड़ाकू बैलों के असली कबीले के सदस्य थे। उनके पास अपने वाहन और हथियार भी थे। इसके अलावा ये भी देखा जा सकता था कि वे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, बल्कि काम करते करते कभी कभी हरक्यूलियन बुल्स की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। उनकी गिनती करने पर उनकी संख्या लगभग 5000 थी। झाओ हाई ने ये दृश्य देखते ही स्थिति को तुरंत समझ लिया। ये योद्धा सांडो द्वारा बिछाया गया जाल था। वे दूसरी और तीसरी राजकुमारियों को चारा बनाना चाहते थे। इसलिए जब योद्धा सांड बचाव के लिए आएंगे तो उन पर तुरंत हमला कर दिया जाएगा, जिससे योद्धा सांड अप्रत्याशित हमले का शिकार हो जाएंगे। ये सब देखकर झाओ हाई का चेहरा उतर गया। लॉरा भी उदास चेहरे के साथ चुप रही। कुछ देर बाद मेघ गुस्से से चिल्लाए, बेशर्म! हरक्यूलियन बुल्स के बिना तो वे आज इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन देखो उसने क्या कर दिया। उसने अचानक हरक्यूलियन बुल कबीले के लिए जाल बिछा दिया। बिल्कुल बेशर्म! मेघ शायद ही कभी किसी को गाली देती थी, लेकिन आज उसने गुस्से में आकर खूब अपशब्द कहे। उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। झाओ हाई और लॉरा भी बहुत गुस्से में थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट वंडरकिन इतनी बेशर्मी दिखाएगा। झाओ हाई अनुमान लगा सकता है कि वेस्ट वंडरकिन क्या सोच रहा है। वह इस तरीके का इस्तेमाल फाइटिंग बुल जनजाति को यह दिखाने के लिए करना चाहता है कि उसने हरक्यूलियन बुल्स और खुद के बीच एक रेखा खींच दी है। सच कहूं तो हरक्यूलियन बुल्स से निपटने के बाद वेस्ट वंडरकिन फाइटिंग बुल कबीले में शामिल होना चाहता है। ये बात झाओ हाई समझ सकता है। आखिर वेस्ट वंडरकिन एक नेता है, न केवल खुद का बल्कि उसे अपनी प्रजा का भी ख्याल रखना है। हालांकि पश्चिम वंडरकिन द्वारा अपनाए गए तरीके ने झाओ हाई को इतना क्रोधित कर दिया कि वह आग बबूला हो गया। उसे वेल्स से पता था कि हरक्यूलियन बुल कबीले के बिना आज पश्चिम वंडरकिन नहीं होता, लेकिन पश्चिम वंडरकिन ने वास्तव में हरक्यूलियन बुल्स के साथ ऐसा व्यवहार किया। झाओ हाई इस कृत्य को कभी माफ नहीं कर सकता था। लॉरा ने गाली नहीं दी, बल्कि उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर पूछा, भाई हाई, आपका क्या फैसला है? लॉरा जानती है कि झाओ हाई हार मानकर चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम आज शाम को निकलेंगे। मैं मरे हुओं के साथ साथ बाजों को भी मार गिराऊंगा, लेकिन दूसरी और तीसरी राजकुमारियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पश्चिम के अद्भुत राजा के 5000 सैनिकों को अपना अधीन बनाने के लिए। लॉरा ने घूरकर देखा, फिर तुरंत समझ गई कि झाओ हाई का क्या मतलब है। उसने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, क्या ये ठीक है? ये सैनिकों की एक बड़ी बटालियन है और शिविर बहुत पास ही है। झाओ हाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंधकार हमारा क्षेत्र है। हम पहले आसपास की घुड़सवार सेना को निपटा देंगे, फिर दूसरी और तीसरी राजकुमारियों को बचाएंगे। लॉरा ने सिर हिलाया, फिर कुछ नहीं कहा। जैसा कि झाओ हाई ने कहा था, अंधेरा होने के बाद ये सचमुच उनका क्षेत्र होगा। इतने सारे अंधेर के साथ इन फाइटिंग बुल्स का सामना करना बहुत आसान होना चाहिए। बाहर के मौसम को देखने के बाद झाओ हाई ने धीमी आवाज में कहा, हम पहले आराम करेंगे, थोड़ी देर में शुरू करेंगे। हम पूरी तरह अंधेरा होने का इंतजार नहीं करेंगे। इस बार हम केवल निगरानी के लिए यहाँ हैं। लड़ाकू सांडों के लिए हमें देखना सबसे अच्छा होगा ताकि उन्हें हमारे समूह पर कोई संदेह न हो। लॉरा कुछ पल तक खाली निगाहों से देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, हम खाने के दौरान शोर मचाएंगे। हम बीच बीच में तंबू से बाहर भी निकलेंगे ताकि किसी को हम पर शक न हो। झाओ हाई मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तब तक हम सबूत दे सकते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं। उन्हें यह नहीं लगेगा कि हमारे पास अंतरिक्ष है, एक रहस्यमय अस्तित्व है। मैं उस खूनी बाज को भूत छड़ी पकड़ने को कहूंगा। हम पहले उन्हें जहर देंगे, फिर शुरू करेंगे। लॉरा की इस बारे में और कोई राय नहीं थी। तंबू के अंदर मौजूद सभी लोग आशा कर रहे थे कि अंधेरा जल्द ही छा जाएगा। अध्याय 287 जहर। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा। सर्दियों की तैयारियों के चलते पूरे शिविर में लोग पहले की तुलना में थोड़ा देर से, कभी कभी लगभग अंधेरा होने पर भोजन करते थे। शिविर तंबुओं से उठते धुएं से भर गया था। झाओ हाई ने बाहर देखा तो पाया कि कुछ जंगली जानवर खाना पकाने लगे हैं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, चलो शुरू करते हैं। लॉरा ने सिर हिलाया। हमेशा की तरह वे अपने शिविर में रात का खाना बना रहे थे, कुछ भी असामान्य नहीं था।
झाओ हाई बाहर नहीं आया। अंतरिक्ष के मॉनिटर के जरिए उसने हरक्यूलियन बुल्स की कमान संभाल रहे फाइटिंग बुल कैवलरी को देखा। घुड़सवार सैनिक इस समय खाना बना रहे थे। देखकर लग रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। उबले हुए मटन का एक बर्तन रखा था। कुछ सैनिकों ने दूध और शराब रखने वाले अपने थैले निकाले। ये दृश्य देखकर झाओ हाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो उसके लिए जहर का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। शुरुआत में झाओ हाई ने बाजों से हवा से जहर गिराने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में सोचने पर उसे यह योजना अव्यावहारिक लगी। खून के प्यासे बाज हवाई जहाज नहीं थे, और हवाई जहाज भी यह गारंटी नहीं दे सकते कि गिराया गया बम हर बार 100% निशाने पर ही लगेगा। तो फिर खून के प्यासे बाज जहर बरसाते तो ये गारंटी कैसे दे सकते हैं। चून की रक्तबाजों के साथ जहर का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए झाओ हाई ने अंतरिक्ष के भीतर मौजूद एक अन्य अंतिम हथियार, रक्त पीने वाले मच्छरों के बारे में सोचा। जब से खून चूसने वाले मच्छर अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके थे, झाओ हाई ने उनका इस्तेमाल नहीं किया था। इस बार उसे मौका मिला, लेकिन झाओ हाई ने उन्हें काटने के बजाय जहर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। इन मच्छरों के सिर छोटे नहीं थे, इसलिए 1 या 2 मच्छर चुपके से शिविर में घुसपैठ कर सकते थे, और अगर बहुत सारे भेजे जाते तो उनका पता चल जाता। इसलिए झाओ हाई ने 5 खून चूसने वाले मच्छर भेजे। अंतरिक्ष में रहने के कारण इन खून चूसने वाले मच्छरों में कुछ सुधार आ गए थे, इसलिए वे अंतरिक्ष के जहर से नहीं डरते थे। इसलिए झाओ हाई ने उन्हें अपने शरीर में कुछ जहर चूसने के लिए कहा। फिर वे लड़ाकू सांडों की ओर झपटे और मटन के बड़े बर्तन में कुछ जहर थूक दिया। झाओ हाई ने झाओ वेन से पूछने के बाद जाना कि मच्छरों में ऐसी क्षमता होती है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे तरल पदार्थ को अपने पेट में चूसने के अलावा उसे थूक भी सकते हैं। वे वाकई बहुत शक्तिशाली थे। शुरू में झाओ हाओ ने उन्हें आत्मघाती हमले के रूप में बर्तन की ओर छलांग लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। वर्तमान व्यवस्था कहीं बेहतर है। झाओ हाई ने केवल उन लड़ाकू सांडों को जहर दिया जो हरक्यूलियन सांडों की निगरानी करते थे, जबकि उसने हरक्यूलियन सांडों को इससे दूर रखा। उसे डर था कि कहीं वह दूसरी और तीसरी राजकुमारियों को चोट न पहुंचा दे, और अगर ऐसा हुआ तो उसके पास वेल्स को समझाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। जब जहर अपना काम कर रहा था, उसी समय लौरा बाहर खाना बना रही थी। आज उन्होंने स्वादिष्ट मटन भी पकाया। मैदानी इलाकों में लोग रोजाना मटन नहीं खाते थे, क्योंकि वे अर्गली को अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानते थे, तो भला वे हमेशा मटन कैसे खा सकते थे। मैदानी इलाकों में चरवाहे आमतौर पर बांस के चावल खाते थे। वे केवल विशेष अवसरों पर ही भेड़ का मांस पकाते थे। लौरा भी यह जानती है, इसलिए वे आमतौर पर बांस के चावल और कुछ पाए खाते हैं। वे नियमित रूप से भेड़ का मांस नहीं खाते। हालांकि आज का दिन खास है, इसलिए लौरा ने मटन तैयार किया है। शिविर के बाहर एक बड़ा बर्तन रखा है, जिसके अंदर मटन पक रहा है, और कई लोग खाना बनाते हुए हंस रहे हैं। तीनों में से मेग खाना बनाती थी। वह मेरिन को खाना बनाने में मदद करती थी, इसलिए वह बहुत अच्छी रसोइया है। लौरा और नीर खाना नहीं बना सकती, क्योंकि लौरा एक सच्ची युवती थी। उसके लिए खाना बनाने वाला हमेशा कोई ना कोई होता था, और चुनगी नीर हमेशा लौरा के साथ रहती है, इसलिए वह भी खाना नहीं बना सकती। 2 हालांकि वे दोनों निष्क्रिय नहीं रहे। वे मेग के पीछे पीछे हंसते मजाक करते रहे, जो मदद से ज्यादा बाधा साबित हुआ और मेग को और भी परेशान कर दिया। झाओ हाई तंबू में बैठा था। वह तीनों महिलाओं के दृश्य को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। झाओ हाई को लगा कि वह भाग्यशाली है कि वे इतनी शांति से साथ रहती हैं। अगर उसके पिछवाड़े में आग लग जाती तो यह एक बड़ी समस्या होती। 3 झाओ हाई विभिन्न शिविरों की स्थिति पर भी ध्यान दे रहा था। उसने देखा कि लड़ाकू बैल भोजन करने लगे हैं, तो उसने अपनी योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी की। उसने एक दूर स्थित शिविर का चयन किया और हाथ के इशारे से कुछ निरोधित लड़ाकू बैल घुड़सवारों और सियार घुड़सवारों को शिविर की ओर भेजा। झाओ हाई को यह मानना पड़ा कि इन लड़ाकू सांडों का शरीर वाकई मजबूत है। विषैला मटन खाने के बाद भी उन पर तुरंत कोई असर नहीं हुआ, और वे अभी भी दूध शराब पी रहे थे। लेकिन तभी उन पर हमला करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि झाओ हाई के जहर से निपटना इतना आसान नहीं है। यह मिश्रण कई तरह के जहरों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए यह बेहद खतरनाक है। शुरुआत में लड़ाकू सांडों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। समस्या तब शुरू हुई जब वे अपने सांडों पर सवार होकर लड़ने के लिए निकले। जैसे ही वे लड़ने के लिए तैयार हुए, स्वाभाविक रूप से उनके रक्त का प्रवाह तेज हो गया, जिससे जहर के अवशोषण की दर बढ़ गई और जहर तेजी से हृदय तक पहुंच गया। इसलिए जैसे ही ये लड़ाकू बैल दौड़ रहे थे, 100 मीटर चलने के बाद उन्हें अचानक अपने शरीर में कमजोरी और भुजाओं में सुन्नपन महसूस हुआ। इस समय वे केवल अपने बैलों की पीठ पर लटके हुए सहायक उपकरण बनकर रह गए थे। इसी समय सियार की घुड़सवार सेना आ गई। जीवन छीनने में वे बहुत माहिर हैं। झाओ हाई ने तुरंत मरे हुए लड़ाकू सांडों को भी सुरक्षित स्थान पर रख दिया, क्योंकि दौड़ते समय लड़ाकू सांड बहुत शोर मचाते और आसपास के शिविरों को सतर्क कर सकते थे। बाकी का मामला सरल हो गया। सियार सेना ने सभी लड़ाकू सांडों का पुनर्तः वध कर दिया। बाद में झाओ हाई ने उन सभी को मरे हुओं में बदल दिया। इस शिविर में 1000 लोग थे, इसलिए झाओ हाई को 1000 सैनिक और मिल गए, जिसके बाद वे दूसरे शिविर की ओर चल पड़े। पहले शिविर में क्योंकि लड़ाकू बैलों ने अभी अभी मांस खाया था, इसलिए उन पर जहर का असर नहीं हुआ था। लेकिन जब झाओ हाई दूसरे शिविर में पहुंचा, तो वहां के सभी लड़ाकू बैल जहर से प्रभावित हो चुके थे और जमीन पर गिर पड़े थे, तलवार के वार का इंतजार कर रहे थे। झाओ हाई द्वारा 5 शिविरों को नष्ट करने के बाद वे बेकार हो गए। युद्ध क्षेत्र को साफ करने के बाद झाओ हाई ने अपने सभी लड़ाकू सैनिकों को मार गिराया। वर्तमान में उसके पास 6 बटालियन मरे हुए सैनिकों की हैं, जिनमें से 5000 पश्चिमी वंडरकिंड के अधीनस्थ हैं। झाओ हाई ने पश्चिम वंडरकिंड के 5000 सैनिकों को आगे बढ़ाया। उनके पीछे 1500 घुड़सवार थे। फिर वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां हरक्यूलियन बुल स्थित थे। शक्तिशाली बैलों के साथ मौजूद लड़ाकू बैल पहले तो बहुत चिंतित थे, लेकिन अपने लोगों से घिरे होने पर वे शांत हो गए और अभिवादन भेजने की तैयारी भी करने लगे। हालांकि अचानक यहां प्रकट होते ही उनके कबीले के लोग तुरंत हमला करने लगे।
लेकिन उनकी पुकारों का जवाब देने के बजाय उनके सिर पर गदाओं से वार किए गए। 6500 सैनिकों और पूरी तरह से अप्रस्तुत 300 सैनिकों के बीच परिणाम क्या होगा ये जानने के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम वंडर किंग के नेतृत्व में जो सैनिक तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सके वे बुरी तरह मारे गए, जबकि गुलाम बनाए गए हरक्यूलियन बुल्स ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस सब कुछ खाली निगाहों से देखते रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन फिर अचानक उन्हें चक्कर आने लगा और उसके बाद वे बेहोश हो गए। कुछ ही देर में सभी लड़ाकू बैल साथ ही विशालकाय बैल भी गायब हो गए। शिविर से सभी सामान भी गायब हो गया। मैदान एकदम शांत हो गया, सन्नाटा छा गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन लड़ाई के दौरान उन्होंने बहुत शोर मचाया, इसलिए पश्चिम वंडरकिंग के शिविर ने स्वाभाविक रूप से उस शोर को सुन लिया क्योंकि वह जगह ज्यादा दूर नहीं थी। इसलिए पश्चिम वंडरकिंग के शिविर ने तुरंत 10,000 घुड़सवारों को उस ओर भेजा जहां हरक्यूलियन बुल्स थे। इस समय झाओ हाई को मानो आसपास हो रही हर बात का कोई एहसास ही नहीं था। वह बस अपने तंबू के बाहर बैठकर भेड़ का मांस खा रहा था। खाना खाते खाते मेघ दूध की शराब का व्यापार करने के लिए कुछ जंगली आदमियों की तलाश में बाहर चली गई क्योंकि उसके पास दूध की शराब खत्म हो गई थी। कई जीवों के लिए तंबू के बाहर भोजन करना सामान्य बात है। झाओ हाई के समूह ने भी कई बार बाहर ही भोजन किया, खासकर उस समय जब उन पर नजर रखी जा रही थी। उस दौरान झाओ हाई भोजन के लिए न तो लौह पर्वत किले में लौटे और न ही तंबू के बाहर, और हमेशा बाहर ही भोजन करते थे ताकि निगरानी करने वाले उन्हें देख सकें। बाद में जब उन पर नजर रखने वाले लोग हट गए तब भी झाओ हाई बाहर ही खाना खाता था। उन जानवरों जैसे लोगों के लिए यह कोई अजीब बात नहीं थी, किसी को भी जरा भी शक नहीं हुआ। हालांकि उस रात शिविर में शांति नहीं थी। आधी रात को झाओ ने बाहर बिगुल बजने की आवाज सुनी। वे तुरंत घबराकर तंबू से बाहर भागे। इस समय पूरा शिविर हलचल से भरा हुआ था। फाइटिंग बुल के सभी लोग अपने हथियार लेकर तंबू से बाहर निकल आए। सौभाग्यवश ये लोग झाओ हाई के तंबू में नहीं घुसे, लेकिन कुछ फाइटिंग बुल घुड़सवार उनके शिविर के बाहर गश्त कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें झाओ हाई के समूह की रक्षा के लिए भेजा गया था या उन पर नजर रखने के लिए। झाओ हाई ने चिंता का भाव दिखाते हुए अपने शिविर में बेचैनी से इधर उधर घूमने का नाटक किया। इसी समय बीटा वहां आया। झाओ हाई ने उसे देखते ही आगे बढ़कर अभिवादन किया और घबराए हुए चेहरे से पूछा, भाई बीटा, क्या हुआ? आपने अचानक सेना क्यों जुटा ली? बीटा ने झाओ हाई की ओर देखकर कहा, भाई झाओ, मुझे आपको थोड़ी असुविधा होगी, कृपया अपने शिविर से बाहर न निकले। अभी अभी घुड़सवारों का एक दल घास चरने के लिए बाहर गया था और अचानक गायब हो गया। राजकुमार बहुत क्रोधित है, हम उनकी तलाश कर रहे हैं, इसलिए आप अपने शिविर से बाहर न निकले। हमने आपकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक भेजे हैं, आप शिविर के अंदर सुरक्षित रहेंगे। झाओ हाई ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, अच्छा, मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा। धन्यवाद भाई बीटा। वह तुरंत अपने तंबू की ओर मुड़ा और मॉनिटर देखने लगा। निगरानी के लिए घोस्ट स्टाफ लिए एक बाज द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे थे ताकि शिविर के आसपास की स्थिति का अवलोकन किया जा सके। पूरी तरह से विकसित लड़ाकू सांडों की टीमें अपने हथियारों से लैस होकर और अपने घोड़ों पर सवार होकर मैदान की ओर निकल पड़ी, युद्ध के लिए तैयार। 1. झाओ वेन वही बड़ा मच्छर था जिसे झाओ हाई ने बहुत पहले पकड़ा था। 2. इतने समय बाद मुझे लगा कि सारा खाना लौरा ही बनाती है। 3. शायद ये कोई चीनी मुहावरा है, इसलिए मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया। अध्याय 288 उत्तर। लौरा ने मॉनिटर की ओर देखा और झाओ हाई से कहा, भाई हाई, क्या आपको लगता है कि वे कोई हल निकाल पाएंगे? झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असंभव। उन्हें बस कुछ लड़ाकू सांडों और सियार के खुरों के निशान ही दिखाई दिए होंगे। याद है मैंने घटनास्थल कैसे छोड़ा था, वहां घास के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। लौरा ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि जब वे उस इलाके को देखेंगे तो क्या होगा? 5,000 से अधिक लोगों के अचानक गायब हो जाने के बाद उनके मन में क्या क्या अटकलें होंगी? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कहना मुश्किल है, जैसा दिख रहा है उससे लगता है कि वे आसपास काफी देर तक सुराग ढूंढते रहेंगे। अब जब हमारे पास करने को कुछ नहीं है तो चलिए तंबू के अंदर ही शांति से रहें। इस बार झाओ हाई की कार्रवाई इतनी अचानक थी कि पश्चिम के आश्चर्य राजा ने उनके बारे में सोचा भी नहीं था। उन्हें अभी तक इतना ही पता था कि हरक्यूलियन बुल्स का इलाका, जहां वे काम करते थे, उनके शिविर से केवल आधे दिन की दूरी पर था। लेकिन आमतौर पर अगर घोड़ा बहुत तेज दौड़े तो 1 घंटे में शिविर तक पहुंचना संभव था। लेकिन शिविर के चारों ओर 5,000 लड़ाकू बैल घुड़सवार थे। ये 5,000 लड़ाकू बैल घुड़सवार जब सामने से हमला करते तो निश्चित रूप से 3,000 शक्तिशाली बैलों का सामना करने में सक्षम होते। इतनी बड़ी संख्या के साथ वेस्ट वंडरकिन को पूरा भरोसा है कि अगर मैदान की सबसे शक्तिशाली टाइगर या लान घुड़सवार सेना भी उन पर हमला कर दे तो भी उनके कबीले के 5,000 सैनिक 1 घंटे तक उनका मुकाबला कर सकते हैं और इस तरह उन्हें अतिरिक्त सैनिकों के आने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लेकिन किसी गुट का हजारों घुड़सवारों को अपने शिविर से केवल आधे दिन की दूरी पर स्थित शिविर में चुपके से भेजना संभव है। इसलिए उनका मानना था कि शक्तिशाली बैल बच नहीं सकते। हालांकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में झाओ हाई जैसा कोई व्यक्ति भी मौजूद होगा जो अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके उसके 5,000 घुड़सवारों को पूरी तरह से नष्ट करने और साथ ही चुपचाप चले जाने की क्षमता रखता है। क्योंकि उसे झाओ हाई की रणनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वेस्ट वंडरकिन घुटन महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसका सामना किससे हो रहा है। उसके 5,000 घुड़सवारों का यूं ही गायब हो जाना बहुत अजीब था। घटनास्थल पर खून के धब्बों के अलावा कोई निशान नहीं बचा था। देखने लायक कुछ भी नहीं बचा था। आसपास कुछ तंबुओं के अलावा कोई निशान नहीं था जो देखने में ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें छेड़ा ही न गया हो। ऐसा लग रहा था मानो उन पर किसी दिव्य सेनापति ने हमला कर दिया हो जो अचानक आकाश से उतरा, उनके शिविरों को रौंद डाला, फिर सब कुछ समेटकर उड़ गया। कोई सुराग न मिलने पर पश्चिम वंडरकिन के खेमे के सभी लोगों को सिरदर्द होने लगा। अंत में पश्चिम वंडरकिन के पास अपनी सेना भेजने के लिए कोई जगह नहीं बची।
पश्चिम वंडर किंग के पास केवल अपने कबीले के पैगंबरों के पास जाने का ही विकल्प बचा था। पश्चिम वंडर किंग जैसी जनजातियों में भविष्यवक्ता हुआ करते थे। इस समय पश्चिम वंडर किंग के शिविर में 5 भविष्यवक्ता थे, जिनमें से सभी जलभैंस जनजाति से थे। ऐसा कहा जाता है कि गाय के सिर वाले पूरे वंश में यदि कोई भविष्यवक्ता होता तो वह आमतौर पर भैंस वंश का होता, क्योंकि गाय के सिर वाले वंश की अन्य शाखाएं अक्सर भविष्यवक्ता पैदा नहीं कर पाती। अन्य जातियों के भविष्यवक्ता गाय के सिर वाले वंश में नहीं आ सकते थे। ये पशु मानवों की परंपरा है। शेर और बाघ जैसी वास्तव में बड़ी योद्धा जातियों को छोड़कर, जिनके पास विभिन्न जातियों के भविष्यवक्ता होते हैं, सामान्य योद्धा जातियां अपनी ही शाखा के वंशों में पैदा हुए भविष्यवक्ताओं का उपयोग करती थीं। इस बार वेस्ट वंडर किंग भविष्यवक्ताओं से केवल अपने शिविर के भविष्य की भविष्यवाणी जानने के लिए गया था। उसने यह नहीं पूछा कि हरक्यूलिन बुल्स को किसने बचाया, क्योंकि भविष्यवक्ता देवता नहीं थे, उनके बारे में भविष्यवाणी करना असंभव था। वेस्ट वंडर किंग के 5 भविष्यवक्ताओं में से एक ब्लू जैक था, जो बीस्टमैन जनजाति के बीच बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम ब्लू जैक था और वह वाटर बफेलो जनजाति का था। उसने अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। वह कुछ साल पहले की अपनी एक सफल भविष्यवाणी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। उसने भविष्यवाणी की थी कि बीस्टमैन प्रेरी में भीषण सूखा पड़ेगा, और सचमुच उसी साल प्रेरी में सूखा पड़ा। इससे वह तुरंत ही बीस्टमैन प्रेरी में प्रसिद्ध हो गया। दरअसल बीस्टमैन पैगंबर इतने रहस्यमय नहीं थे। वे मुख्य रूप से बीस्ट सोल टैबलेट का इस्तेमाल युद्ध में करते थे, ठीक वैसे ही जैसे मानव जादूगर अपनी आत्मा को शक्ति देने वाली छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और भविष्यवाणी करते समय वे 100 भविष्यवाणियों में से 5 या 6 बार ही सही अनुमान लगा पाते थे। ये दर काफी खराब थी, लेकिन फिर भी बीस्टमैन उन पर विश्वास करते थे, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन चीनी लोग भविष्यवाणियों पर विश्वास करते थे। इस बार पश्चिम के राजा ने अपने तंबू में सभी भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा किया। उन्होंने उनकी ओर देखकर कहा, हे भविष्यवक्ताओं, इस कबीले की स्थिति के बारे में मुझे विश्वास है कि आप लोग पहले से ही कुछ न कुछ जानते होंगे, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपसे अपने कबीले के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कहना चाहता हूं। यदि हमारे कबीले का भविष्य अच्छा नहीं होगा तो हम विपत्ति से कैसे बचेंगे? मैं भविष्यवक्ताओं से सहायता मांगता हूं। वहां मौजूद लोगों में ब्लू जैक निस्संदेह सबसे अधिक अधिकार रखता था। उसने पश्चिम के वंडर किंग का अभिवादन करते हुए कहा, राजकुमार बहुत विनम्र है, राजकुमार की चिंताओं को साझा करना हमारा कर्तव्य है। ब्लू जैक ने सूती चोगा पहना हुआ था, जो किसी काले जादूगर के गाउन जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि वह जवान नहीं है। उसके हाथ में एक छड़ी थी जो जादुई जानवर की हड्डी से बनी प्रतीत होती थी, सफेद रंग की, लेकिन फीकी नहीं बल्कि शुद्ध जैब की तरह सफेद, बेहद खूबसूरत। उसके गले में 18 खोपड़ियां लटकी हुई थीं। ये खोपड़ियां असली नहीं थीं, बल्कि बैल के सींगों से बनी थीं और उन्हें काला रंग दिया गया था। वह अक्सर उन पर अपने हाथ फेरता था, जिससे वह उदास और गंभीर दिखता था, मानो वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक मानव काला जादूगर हो। सच कहें तो वेस्ट वंडर किंग को ब्लू जैक कभी पसंद नहीं आया। वह उसे उदास स्वभाव का समझता था, लेकिन उसे ब्लू जैक की असली प्रतिभा को पहचानना पड़ा, इसलिए वह पूरी तरह से उस पर ही निर्भर था। जैसे ही वेस्ट वंडर किंग ने ब्लू जैक की आवाज सुनी, उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, बहुत अच्छा, तो सज्जनों कृपया। उन्होंने ये कहते हुए कई भविष्यवक्ताओं के लिए कुछ चीजें तैयार की। किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के लिए 2 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। पहली थी किसी जादुई जानवर की खोपड़ी और दूसरी थी उस जानवर का खून। यदि भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण हो तो वे अपना खून भी इस्तेमाल कर सकते थे। फिलहाल जमीन पर 5 खोपड़ियां रखी थीं। ये खोपड़ियां अर्गली की नहीं बल्कि बैलों की थीं। एक पशु मानव के अनुसार जादुई पशु की खोपड़ी जितनी उच्च स्तर की होगी, भविष्यवाणी उतनी ही सटीक होगी, इसलिए इस बार पश्चिम के वंडर किंग ने उच्च गुणवत्ता वाली बैल की खोपड़ियां प्रस्तुत की। 5 बैल की खोपड़ियों के पास खून से भरे 5 कटोरे रखे थे, ये भी बैल का ही खून था। भविष्यवक्ताओं को पता था कि यह उनके लिए तैयार किया गया है, इसलिए उन्होंने एक एक कटोरा लिया और पश्चिम वंडर किंग के तंबू में रखे अंगीठी की ओर चल दिए। उन्होंने खोपड़ी को अंगीठी में रखा, फिर आंखें बंद कर ली और मंत्रों का जाप करने लगे। ये मंत्र उस प्रकार के थे जिन्हें केवल पशु मानव भविष्यवक्ता ही सीख सकते थे। भविष्यवक्ताओं का मानना है कि इस भाषा का उपयोग पशु देवता से संवाद करने और उनसे निर्देश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसलिए सभी भविष्यवक्ताओं को इस भाषा का अध्ययन करना आवश्यक है। कुछ ही देर में पैगंबरों ने खून से भरे कटोरे उठाए और फिर उस खून को खोपड़ियों पर डाल दिया। इसके बाद पैगंबरों ने अंगीठी के अंदर रखी खोपड़ियों को निकाला और ध्यान से देखा। कुछ समय बाद पैगंबरों ने खोपड़ियों को नीचे रख दिया और फिर पश्चिम वंडर किंग की ओर मुड़े। पश्चिम वंडर किंग ने अपने सामने खड़े पैगंबरों को देखकर कहा, पैगंबरों, मुझे सच बताओ, इसमें शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्यवक्ताओं के भाव काफी अप्रिय थे। राजकुमार, इस समय की भविष्यवाणी के परिणाम से हमें आशंका है कि आपके शिविर की स्थिति अच्छी नहीं है। ब्लू जैक को छोड़कर बाकी सभी भविष्यवक्ताओं ने भी यही बात कही। वेस्ट वंडर किंग ने देखा कि जैक कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने तुरंत पूछा, ब्लू जैक, तुम्हारा क्या मत है? ब्लू जैक ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा नहीं है। हमारे वेस्ट वंडर किंग कैंप पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है, लेकिन इसे हल करने का एक तरीका है। ब्लू जैक की बात सुनकर वेस्ट वंडर किंग के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत कहा, मैं पैगंबर जैक को स्पष्ट शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्लू जैक ने कहा, आज की भविष्यवाणी के अनुसार यदि हम इस विपत्ति से पार पाना चाहते हैं तो खोपड़ी पर जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर केवल एक ही रास्ता है। वो ये है कि उत्तर में सुरक्षा का एक साधन है, लेकिन इसका सटीक अर्थ मुझे नहीं पता। शायद उत्तर में शरण लेना, या शायद उत्तर में कोई विशेष व्यक्ति है जिसकी हमें सहायता करनी चाहिए। पश्चिम वंडर किंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने एक एक करके सभी भविष्यवक्ताओं को देखा, लेकिन किसी भी भविष्यवक्ता ने कुछ नहीं कहा। पश्चिम वंडर किंग ने माथे पर शिकन डाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस उत्तर का क्या अर्थ है। उत्तर की बात करें तो वह जगह बहुत बड़ी है और उनके लिए उत्तर में शरण लेना संभव नहीं है।
100,000 लोगों के समूह के लिए सर्दियों में पलायन करना नामुमकिन है। बिल्कुल असंभव है, लेकिन अगर सोचे तो उत्तर में कोई खास व्यक्ति है, क्योंकि फाइटिंग बुल कबीला उसी दिशा में है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें फाइटिंग बुल कबीले के पास शरण लेनी चाहिए? दरअसल ब्लू जैक का यह विचार पहले से ही वेस्ट वंडरकिन के मन में है। वह लंबे समय से फाइटिंग बुल कबीले में वापस जाना चाहता था, इसलिए यह उसके वर्तमान कार्यों में झलकता है। उसने हरक्यूलियन बुल की राजकुमारियों को गुलाम बना लिया और उसने अन्य हरक्यूलियन बुल्स के लिए भी जाल बिछाया जो उन्हें बचाने का प्रयास कर सकते थे। ये कार्य फाइटिंग बुल कबीले का साथ देने की उसकी इच्छा को दर्शाते हैं। हालांकि वह लंबे समय से फाइटिंग बुल्स के सरदार के विरोधी थे। ये कहा जा सकता है कि उनके खेमे में कई लोगों के मन में फाइटिंग बुल कबीले के प्रति द्वेष था। अगर वह सीधे तौर पर फाइटिंग बुल कबीले का साथ देने की इच्छा जताते तो उनके खेमे के लोग सहमत नहीं होते। इसलिए उन्होंने खेमे के लोगों को यह बताने के लिए कई प्रयास किए कि वह कबीले का साथ देना चाहते हैं, लेकिन ठोस कारण न होने के कारण वह इस विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सका। अब ब्लू जैक की भविष्यवाणी के साथ उसे लोगों को यह बताने का एक अच्छा कारण मिल गया कि कबीले का साथ देना ही दानव देवता का निर्णय है। इस तरह विरोध की आवाजें काफी हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन वेस्ट वंडरकिन को यह नहीं लगा कि उत्तर में फाइटिंग बुल कबीले के अलावा कोई और इकाई भी है। हरक्यूलियन बुल्स भी उसी दिशा में थे। हरक्यूलियन बुल्स मास्टिफ क्षेत्र की ओर भाग गए, जो हरक्यूलियन बुल्स के मुख्य शिविर के विपरीत उत्तर दिशा में स्थित है। शायद वेस्ट वंडरकिन ने इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उनकी राय में हरक्यूलियन बुल्स का अस्तित्व खत्म हो चुका था। वे एक पूरी तरह से हताश जनजाति थे जो कभी उबर नहीं पाएगी। वे उनकी नजरों से बिल्कुल बाहर थे। अध्याय 289 समाचार और व्यापारी। झाओ हाई ने पश्चिम वंडरकिन के तंबू पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर उसने दिया होता तो वह निश्चित रूप से इन बीसमैन पैगंबरों की क्षमता को देखकर चौंक जाता। इन भविष्यवक्ताओं ने अप्रत्याशित रूप से भविष्यवाणी की है कि उत्तर की मुक्ति का मार्ग है, और झाओ हाई समझ गया कि इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब था कि पश्चिम के वंडरकिन को वेल्स का समर्थन करना चाहिए ताकि वे हरक्यूलियन बुल के मुख्य शिविर को वापस ले सकें। इस तरह पश्चिम के वंडरकिन को रास्ते में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और इस प्रकार वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वेस्ट वंडरकिन के विचार झाओ हाई के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उनका दिमाग अब फाइटिंग बुल सरदार का साथ देने के विचार से भरा हुआ था, तो वे हरक्यूलियन बुल कबीले की मदद करने के बारे में भला कैसे सोच सकते थे। झाओ हाई इस समय फाइटिंग बुल कैवलरी की गतिविधियों को देख रहा था। हाथों में मशाले लिए घुड़सवार सेना पश्चिम वंडरकिन के शिविर के चारों ओर तलाशी अभियान चला रही थी। जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। पूरी रात बेचैनी छाई रही। भोर होते ही विभिन्न सैनिक शिविर में लौटे। स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई सुराग नहीं था, जिससे पूरे शिविर में अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्वाभाविक रूप से झाओ हाई का समूह, जो पूरे समय अपने शिविर के अंदर ही रहा, जानवरों द्वारा भुला दिया गया। इसका मतलब यह नहीं था कि जानवर उन्हें नीचा समझते थे, बल्कि झाओ हाई के कम शक्तिशाली होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी अनदेखी हो गई। बेलुक ने झाओ हाई की जांच करने के लिए किसी को भेजा, लेकिन उन्होंने बस एक पल के लिए ही जांच की, क्योंकि दुर्घटना के समय झाओ हाई का समूह अपने शिविर में भोजन कर रहा था। कई जानवरों ने उन्हें देखा था, इसलिए उनके अपराधी होने की संभावना नहीं थी। अगले 2 दिनों में शिविर के अंदर का माहौल न केवल चिंता से भरा था, बल्कि दुख से भी भरा था। उन्होंने 5000 से अधिक युवा और सक्षम पुरुषों को खो दिया था। इन लड़ाकू सैनिकों के अपने परिवार थे और उनमें से कुछ तो झाओ हाई के शिविर के पास ही रहते थे। अपने परिवार के सदस्यों को लापता देखकर उनके परिवार वाले बहुत दुखी थे। झाओ हाई को अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं था। उनके भले के लिए ही सही उन्हें ऐसा करना पड़ा। एक कहावत है, बस करो कभी पछतावा मत करो। झाओ हाई के मन में युद्ध में अच्छाई या बुराई नहीं होती, केवल जीत और हार होती है। झाओ हाई के शांत स्वभाव के कारण वेस्ट वंडरकिन को उस पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। वह फाइटिंग बुल्स का साथ देना चाहता था, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं था। सर्दियों की तैयारी के बाद उसने फाइटिंग बुल सरदार का साथ देने के अपने फैसले की घोषणा करने की योजना बनाई। आखिरकार हरक्यूलियन बुल्स अभी पराजित हुए हैं। अगर वह तुरंत फाइटिंग बुल कबीले पर भरोसा करने का फैसला करता है तो यह उसकी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक इसी समय एक खास घटना के कारण उदासी का माहौल थोड़ा कम हो गया था, और वह खास घटना थी झाओ हाई के अनाज के काफिले का आगमन। झाओ हाई का अनाज का काफिला ऐसे समय पर पहुंचा जब शिविर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। काफिले के आने से शिविर का उदास वातावरण कुछ हद तक दूर हो गया और लोगों का जीवन थोड़ा शांत हो गया। दुर्भाग्यवश हाल की घटना के कारण फाइटिंग बुल्स के लिए पौधे और जादुई जीव इकट्ठा करना असंभव हो गया था। झाओ हाई केवल अर्गली के साथ ही व्यापार कर सकता था। इस बार झाओ हाई को उन्हीं उत्पादों की आवश्यकता नहीं थी। वह पूरे माल के बदले 1500 अर्गली का आदान प्रदान करना चाहता था। उसी समय जानवरों के सामने झाओ हाई ने मरे हुओं को कागजों का एक बंडल सौंप दिया। एक जानवर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि वे जानते थे कि कागजों के उन बंडलों में क्या था। वे उन चीजों के अनुरोध थे जो उन्होंने झाओ हाई से खरीदी थी। अनाज का काफिला रवाना होने के बाद झाओ हाई ने पशु मानव शिविर में शांति बहाल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लोग घास चर रहे थे और आसपास से कभी कभार हंसी की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इससे झाओ हाई बहुत हैरान हो गया। उसने जानवरों के शिविर की ओर देखा और फिर लौरा की ओर मुड़कर बोला, लौरा, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? अभी हाल ही में इनके 5000 लोग मारे गए हैं। क्या इन्हें दुख नहीं हो रहा? लौरा ने इन जानवरों जैसे दिखने वाले इंसानों को देखा, आह भरी और बोली, शायद उन्हें इसकी आदत हो गई है। मैंने सुना है कि जानवरों के मैदान में युद्ध बहुत आम बात है। वे गुलामों के लिए, इलाकों के लिए, औरतों के लिए लड़ते हैं। आप कह सकते हैं कि जानवरों के मैदान में हर दिन युद्ध होते हैं। हरक्यूलियन बुल्स की हार से यह बात समझ में आती है। इसने गाय के सिर वाले इंसानों में काफी सनसनी मचा दी थी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि क्या दूसरी जानवरों जैसी नस्लों पर इसका असर पड़ा? नहीं, क्योंकि जानवरों के लिए इस तरह की स्थिति अक्सर होती रहती है।
झाओ हाई ने आह भरी और फिर चुप हो गया। वो वापस तंबू के अंदर चला गया और मेघदूत भी उसके पीछे पीछे चली गई। तंबू में झाओ हाई ने लौरा की ओर मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि भाई वेल्स जल्द ही अपने कबीले के साथियों को ढूंढ लेंगे। हमें उनके उपभोग के लिए अनाज तैयार करना होगा। ठीक है, इस शिविर से हम कितनी मांगों को पूरा कर सकते हैं? झाओ हाई ने इस शिविर के जानवरों से कुछ सामान खरीदने में मदद करने का वादा किया। कुछ अनुरोध एक जैसे थे, इसलिए झाओ हाई ने लौरा से ऑर्डर के आंकड़ों में मदद करने और फिर ये देखने के लिए कहा कि क्या उनके पास कासा शहर से लाए गए सामान से पर्याप्त मात्रा में सामान है। लौरा को ये सारी गणनाएं मन ही मन करना आता था क्योंकि वह पहले भी ऐसा करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये उसके लिए आसान और सहज था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये काफी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें सारा सामान एक साथ देना चाहिए। इससे संदेह पैदा हो सकता है। मेरी समझ से क्यों न हम उन्हें कुल मात्रा का 10वां हिस्सा दें। इससे न केवल सामान भेजना आसान होगा, बल्कि अनाज के काफिले में कम जगह भी लगेगी। झाओ हाई ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। झाओ हाई ने जरा भी देर नहीं की, उसने तुरंत वेल्स को पत्र भेजा कि राजकुमारियों को बचा लिया गया है और उसके लोग भी सुरक्षित हैं, इसलिए वेल्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने ये भी बताया कि वेस्ट वंडर किंग ने जाल बिछाया है ताकि वेल्स का वेस्ट वंडर किंग पर से पूरा भरोसा उठ जाए। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद झाओ हाई ने धैर्यपूर्वक वेल्स के जवाब की प्रतीक्षा की। उसे वेल्स की स्थिति का पता लगाना था और यह निर्धारित करना था कि वेल्स को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है या नहीं। वेल्स का जवाब तुरंत आ गया। पत्र के साथ 6 स्पेस बैग भी भेजे गए थे। इस बार अनाज के अलावा कई ऐसी चीजें थी जिनकी वेल्स को तत्काल आवश्यकता थी। साथ ही वेल्स ने झाओ हाई को मास्टिफ जनजाति की स्थिति के बारे में भी बताया। इस बार हरक्यूलियन बुल्स को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल हरक्यूलियन बुल्स के पास 10 लाख से अधिक सदस्य और 3 लाख तक की सेना हुआ करती थी। अब वे भाग गए हैं, उनकी संख्या घटकर 5 लाख रह गई है, लेकिन फिर भी उनके पास 2 लाख से अधिक सैनिक मौजूद हैं। इसका कारण ये था कि जब लड़ाकू सांडों ने हरक्यूलियन सांडों पर हमला किया, तो हरक्यूलियन सांडों के पास समन्वय स्थापित करने के लिए कोई केंद्रीय कमान नहीं थी, इसलिए वे शीघ्र ही पराजित हो गए। और इस हार के दौरान युवा सांड तेजी से दौड़ सकते थे, जबकि बूढ़े और कमजोर सांड उनका साथ नहीं दे पाए। अब ये 5 लाख लोग मास्टिफ जनजाति में शरण लेने आए। सौभाग्य से समय समय पर हरक्यूलियन बुल भी इस समूह में शामिल हो जाते थे। अब भले ही हरक्यूलियन बुल को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा हो, फिर भी उन्होंने अपनी लड़ने की शक्ति बरकरार रखी है। उनमें अभी भी लड़ने की क्षमता है। वेल्स के हरक्यूलियन बुल्स में लौटने के बाद उसने बिना किसी सवाल के तुरंत सरदार का पदभार संभाल लिया। उसने गैसोल का हथियार भी निकाला और कबीले को बताया कि उसने कबीले के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में गैसोल को पहले ही मौत की सजा दे दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने साथ अनाज लेकर आया था। जीवन रक्षक अनाज ने जनता के मनोबल को मजबूत किया। ये कहा जा सकता है कि ये अनाज ही उसके लिए सरदार का पद ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसी बीच वेल्स ने झाओ हाई को यह खबर भी दी कि झाओ हाई के जादुई आड़ू के रस और जीवन जल ने उनके कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। इससे न केवल उनका घाव ठीक हुआ, बल्कि उन्हें एक नई सफलता की ओर धकेल दिया गया और वे अगले स्तर की ओर एक और सफलता के कगार पर पहुंच गए। यदि वे सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी शक्ति निसंदेह बहुत बढ़ जाएगी। जाहिर है, इस सफलता का मतलब यह नहीं था कि वह 9वें से 10वें रैंक पर पहुंच जाएगा। यह असंभव था। 9वां रैंक 9 स्तरों में विभाजित है। वरिष्ठ शिष्य पहले 9वें रैंक के तीसरे स्तर पर था और इसके बाद वह संभवतः 9वें रैंक के 5वें स्तर पर पहुंच सकता है, लगभग 2 लगातार सफलताओं के बाद, जो 9वें रैंक में एक चमत्कार माना जाता है। झाओ हाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि जादुई आड़ू का रस और जीवनदायी जल का ऐसा प्रभाव होगा। इससे वह बहुत हैरान हुआ। लेकिन इस सफलता के साथ वेल्स अब अपने जवाबी हमले की योजना बना सकता है। झाओ हाई ने वेल्स की सभी जरूरतों को तुरंत तैयार किया और उसे सौंप दिया। इस बार उसने अनाज रखने के लिए 5 बोरियों का इस्तेमाल किया, जबकि शेष एक बोरी में कुछ रहने सहने का सामान रखा गया। आज का दिन काफी व्यस्त रहा। झाओ हाई का काफिला तीसरी बार पश्चिम वंडर किंग के शिविर में पहुंचा। इस बार वे भोजन के अलावा फाइटिंग बुल्स द्वारा अनुरोधित कई वस्तुएं भी लाए थे। इसी वजह से पश्चिम वंडर किंग के शिविर में झाओ हाई की प्रतिष्ठा में काफी सुधार हुआ और वह यहाँ के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक बन गया। इस लोकप्रियता के चलते झाओ हाई को फाइटिंग बुल कबीले के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। वह विशेष रूप से वेस्ट वंडर किंग और फाइटिंग बुल सरदार से जुड़ी खबरों को लेकर चिंतित है। वेस्ट वंडर किंग ने फाइटिंग बुल सरदार के अधीन काम करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन उसने खुलकर ऐसा नहीं कहा है। उसने फाइटिंग बुल कबीले से संपर्क करने के लिए किसी को नहीं भेजा है, इसलिए शिविर में कुछ लोगों में डर का माहौल है। उन्हें नहीं पता कि उनका भविष्य क्या होगा। इसी भय के कारण वेस्ट वंडर किंग के शिविर में मौजूद लोग फाइटिंग बुल सरदार पर विशेष ध्यान देते थे। उन्हें डर था कि कहीं फाइटिंग बुल सरदार उन पर हमला न कर दे। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि इस समय उन्हें सर्दियों की तैयारी के लिए घास चरनी है। फाइटिंग बुल के सरदार को भी भोजन की आवश्यकता है और उसे कई और लोगों के लिए भोजन की आवश्यकता है। इसके अलावा सर्दियों में आमतौर पर पशु मानव सेना नहीं भेजते। पशु मानवों में कुछ जातियों को छोड़कर बहुत कम ही सर्दियों में सेना भेजना पसंद करते हैं। फिर भी डर का माहौल बना रहता है, इसलिए शिविर के अंदर लड़ाकू बेल सरदार के बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं, जिनमें से कुछ सच है और कुछ झूठ। उनमें फर्क करना बहुत मुश्किल है। हालांकि झाओ हाई ने इन सच्ची और झूठी अफवाहों को देखकर 2 निष्कर्ष निकाले। पहला, लड़ाकू सांडों ने बचे हुए सभी शक्तिशाली सांडों को गुलाम बना लिया था, जिनकी कुल संख्या चौंका देने वाली 3 लाख थी। दूसरा, लड़ाकू सांडों के साथ सहयोग करने वाला व्यक्ति अब लड़ाकू सांडों के कबीले का सदस्य नहीं था। इस व्यक्ति के ठिकाने के बारे में 2 मत थे। पहला, उस व्यक्ति को वास्तव में लड़ाकू सांडों ने निकाल दिया था, और दूसरा, उस व्यक्ति को लड़ाकू सांडों के सरदार ने मार डाला था। झाओ हाई पहले मत की ओर अधिक झुकाव रखता है।
चाहे जो भी राय हो, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि फिलहाल फाइटिंग बुल कबीले के पास कोई सहायक नहीं था। अगर फाइटिंग बुल कबीले के भीतर सहायक होते तो वेल्स के जवाबी हमले की सफलता दर कम हो जाती। झाओ हाई ने तुरंत वेल्स को अपनी प्राप्त जानकारी के बारे में बताया। उन्हें उम्मीद थी कि वेल्स जल्द से जल्द हमला करेगा। चूंकि यह सर्दियों का मौसम था, इसलिए इस मौसम में हमला करने पर उनके पास समय कम होगा, क्योंकि युद्ध की तैयारी आसान नहीं होती। पश्चिमी वंडरकिन के शिविर में चारों ओर अफवाहें फैल रही थीं, फिर भी कुल मिलाकर माहौल सकारात्मक था। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि झाओ हाई ने उन्हें अनाज भेजा था, जिससे शिविर में सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो गया था। भले ही उन्होंने 5000 लोगों को खो दिया, फिर भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। झाओ हाई को पश्चिमी वंडरकिन के शिविर में रुके हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। 10 दिनों में उसे वहां से निकलना था। इसी समय एक और काफिला पश्चिमी वंडरकिन के शिविर में पहुंचा। इस काफिले ने पहले ही वेस्ट वंडरकिन के साथ सहयोग स्थापित कर लिया था। इस बार उन्होंने वेस्ट वंडरकिन को अनाज नहीं पहुंचाया, बल्कि इसके बजाय जीवनयापन के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाए। झाओ हाई के अनुभवहीन व्यापारवाद से अलग माल पहुंचाने वाले ये व्यापारी असल व्यापारी थे। हालांकि सच्चे व्यापारी सर्दियों में व्यापार करने के इच्छुक नहीं होते, फिर भी वे अनाज का व्यापार करना चाहते थे। लेकिन इस समय अनाज पहुंचाना समझदारी भरा नहीं था, क्योंकि उन पर आसानी से हमले हो सकते थे और वापस लौटना भी उतना ही असुरक्षित था। इसके अलावा बड़ी जनजातियां सर्दियों के बाद के 2 महीनों में अनाज तैयार करती हैं, इसलिए इस समय मैदानों तक अनाज पहुंचाना बहुत बड़ा जोखिम था और पशु मानव कीमत कम करने के बहाने जरूर ढूंढ लेते। इसलिए इन दिनों में मैदानी व्यापारी अपने साथ जीवनयापन की सामग्री लाते थे। ये वस्तुएं मैदानी जीवन के लिए आवश्यक थीं, इसलिए इन उत्पादों की कीमतों में कभी कटौती नहीं की जाती थी। हालांकि छोटी जनजातियों के लिए ये चीजें अनाज जितनी आकर्षक नहीं थीं। कारवा के लोगों ने यह नहीं सोचा था कि वेस्ट वंडरकिन के शिविर के अंदर एक और व्यापारी समूह होगा, लेकिन इस समूह ने अप्रत्याशित रूप से अनाज के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। काफिले के मुखिया व्यापारी ने झाओ हाई से 2 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन झाओ हाई उनसे संपर्क करना पसंद नहीं करता था। हालांकि उसने झाओ हाई की आलोचना नहीं की, क्योंकि पश्चिम वंडरकिन के खेमे में अपने संपर्कों के माध्यम से वह झाओ हाई को जानता था। जब व्यापारी ने ये तथ्य सुने तो वह चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई पश्चिम वंडरकिन को 10 मिलियन जिन से अधिक अनाज की आपूर्ति करने में कामयाब हो जाएगा। एक व्यापारी के लिए यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। इस तथ्य ने उसे झाओ हाई के प्रति और भी सतर्क कर दिया। झाओ हाई भी इस व्यापारी को लेकर काफी चिंतित था। व्यापारी ने बताया कि वह अक्सुर साम्राज्य का नागरिक है, जिसका नाम बेल है, लेकिन वह परसेल डची का नागरिक नहीं है। उसने कहा कि वह इकिसा परिवार के क्षेत्र से होते हुए बीसमैन प्रेरी पहुंचा है। लौरा को इकिसा परिवार के बारे में कुछ जानकारी थी। यह परिवार परसेल डची के पश्चिम में उसके पड़ोसी राज्य में स्थित था। इसके अलावा उनका इलाका बीसमैन प्रेरी से भी सटा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए प्रेरी की ओर सामान की तस्करी का एक और मार्ग बन गया था। और यह बेल इक्सा परिवार का सबसे प्रसिद्ध अनाज और वस्तु व्यापारी है। लेकिन लौरा को यह नहीं पता था कि यह बेल वेस्ट वंडरकिन के साथ मिलीभगत कर रहा था। मैं यहाँ यह मानकर चल रहा हूँ कि मरे हुए लोग अपने गैर मरे हुए रूप में थे। 2. मेघ एक चिरस्थायी पृष्ठभूमि पात्र है। उसका उल्लेख प्रत्येक 2 अध्यायों में एक बार होता है। अध्याय 290 हम में से एक। बेल का यहाँ आना अप्रत्याशित था। लौरा ने पहले भी उसके साथ सहयोग किया था, लेकिन बहुत गहराई से नहीं। वे आमने सामने नहीं मिले थे, वे केवल एक दूसरे के नाम जानते थे। लौरा ने उनके साथ ज्यादा सहयोग न करने का कारण ये था कि बेल की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। अफवाहों के अनुसार लौरा का मानना था कि बेल और थॉम्पसन एक ही तरह के व्यक्ति थे। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनैतिक तरीकों का भी सहारा लेते थे। इसी मानसिकता के कारण थॉम्पसन ने माकी परिवार को एक प्रसिद्ध व्यापारी परिवार में बदल दिया। इसी तरह बेल ने भी विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके इक्सा परिवार के क्षेत्र में अनाज और वस्तुओं का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। बेल के तौर तरीकों के कारण लौरा को घृणा महसूस होती थी, इसलिए उन दोनों के बीच ज्यादा सहयोग नहीं था। झाओ हाई तंबू में बैठा मॉनिटर पर तस्वीर देख रहा था। फिलहाल तस्वीर में बेल की छवि दिखाई दे रही थी। बेल का ठिकाना झाओ हाई के ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं था। वह भी पश्चिम वंडरकिन द्वारा मानव व्यापारियों के उपयोग के लिए तैयार किए गए ऐसे ही एक तंबू में था। बेल के चरित्र के बारे में सुनने के बाद झाओ हाई को लगा कि यह बेल एक दुर्जय व्यक्ति है, इसलिए उसने बेल पर विशेष ध्यान दिया। वह बेल के साथ आए अन्य लोगों के बारे में जानना चाहता था, और वे बहुत सारे थे। बेल स्वयं एक साधारण योद्धा था, केवल 6ठे दर्जे